हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज नमनप्रीत कौर और आज आपका सीयूईटी पीजी मैराथन सेशन है जिसमें जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम आने वाला है तो जाहिर सी बात है कि आपको नर्वसनेस होगी और ये टेंशन होगी कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और स्पेसिफिकली जेनेटिक्स की बात करी जाए तो इससे काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो बेसिकली जो टॉपिक्स आपके एग्जाम्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसी को टारगेट करके ये सेशन लाया गया है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो लेट्स बिगिन। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। यहाँ पे आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर बताइए क्या होगा। सो असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं आपके, तो बहुत ही ध्यान से पढ़ना है ना। स्टेटमेंट आपको दी जाएगी, इसका रीजन आपको दिया गया है, रीजन आपको बताना है कि स्टेटमेंट से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। ओके चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आप देख ही सकते हो, लिखा हुआ है प्लास्टिड्स क्या सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेलीज होते हैं प्लांट्स में, और क्या प्लास्टिड्स के पास सर्कुलर डीएनए होता है और ईटीएस टाइप का राइबोसोम होता है। सो क्या होगा इसका आंसर एवरीवन? यस, तो राइट आंसर है आपका कि फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है लेकिन रीजन उसका फॉल्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो प्लास्टिड्स होते हैं वो आपके एक तरह से सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्लोरोप्लास्ट, टोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट आता है और ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स होते हैं, इतना हमें पता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। ये सेमी ऑटोनॉमस क्यों है? ये सेमी ऑटोनॉमस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आधा काम सेल का खुद कर लेता है, तभी हम इसको सेमी ऑटोनॉमस कहते हैं। ठीक है, अब क्यों कर लेता है खुद काम? ये क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए भी होता है। तो क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सब के पास अपना खुद का डीएनए भी होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस। अब यहाँ पे प्लास्टिड्स का रीजन पढ़ते हैं। इसमें सर्कुलर डीएनए होता है खुद का, बिल्कुल। देखो यूकेरियोट्स के पास जो डीएनए होता है वो लीनियर होता है, जो मेन डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है वो लीनियर शेप का होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास जो डीएनए होता है वो सर्कुलर शेप का होता है। तो ये बात तो ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लिखा है कि इसके पास एटीएस टाइप का राइबोसोम होता है, तो ये बात गलत है ना। और यही ट्रिकी क्वेश्चंस सीयूईटी में आपको फंसाएंगे। तो याद रखिएगा कि जो मेन राइबोसोम होता है यूकेरियोट्स का वो एटीएस ही होता है, जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाया जाता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास जो राइबोसोम होता है वो 70S टाइप का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे राइबोसोम की भी बात कर लेते हैं। राइबोसोम इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, है ना। अब 80S टाइप का राइबोसोम होता है और एक 70S टाइप का। तो 70S टाइप का प्रोकैरियोट्स में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी हो सकता है। 80S टाइप का यूकेरियोट्स में होता है। 70 को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो? 50 और 30 में। और 80 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? 60 और 40S में। एस का मतलब क्या होता है? स्वेटबर्ग यूनिट, यानी कि सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। तो आई होप आपको प्लास्टिड्स के बारे में पता चल गया होगा। 3 तरह के प्लास्टिड्स होते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो कि फोटोसिंथेसिस देखता है, उसमें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है। फिर दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट जो ग्रीन के अलावा बाकी कलर्स देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर नेक्स्ट है आपका लूकोप्लास्ट जो क्या करेगा? स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ये सीड साइंस का क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। इसमें आपको कैलकुलेट करना है कुछ। ठीक है, जर्मिनेशन दिया हुआ है आपको, प्योरिटी दी हुई है और रियल वैल्यू ऑफ सीड पता लगाना है आपको। तो बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? यस, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है कि रियल वैल्यू पता लगाने के लिए, या प्योर लाइव सीड भी आप इसको बोल सकते हो, तो ये प्योर लाइव सीड पता लगाने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है जर्मिनेशन परसेंटेज इनटू प्योरिटी परसेंटेज अपॉन 100। ठीक है, ये होता है आपका। ओके, अब जर्मिनेशन परसेंटेज कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 90। प्योरिटी कितना दिया हुआ है? 80। तो अपॉन 100 करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 72%। सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा 72%। सिंपली आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका पूछा गया है इंस्टीट्यूट पर। ठीक है, हमारी कंट्री में कुछ नेशनल ब्यूरोज है, कुछ एनआरसीज है, नेशनल रिसर्च सेंटर्स है, कुछ इंस्टीट्यूट्स है स्पेसिफिक क्रॉप से रिलेटेड, कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स है हमारे। तो हर पेपर में स्पेसिफिकली सीयूईटी में भी आपका ऐसे मैचिंग टाइप क्वेश्चन आ सकता है, या फिर सिंपली वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन आ सकता है जो इंस्टीट्यूट के बेसिस पर हो। तो इंस्टीट्यूट्स को सारे आप लोग याद कर लेना कि कौन सा इंस्टीट्यूट कौन सी लोकेशन पे लोकेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। इसको हम कहते हैं NBPGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, जो
इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? इसके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली पे है। यस, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा न्यू दिल्ली। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये क्या करता है, जैसे हमारी कंट्री से बाहर कोई जर्म प्लाज्म जा रहा है या फिर प्लांट जेनेटिक रिसोर्स जा रहा है या बाहर से कोई हम लोग लेकर आ रहे हैं, तो फिर उसके लिए एनबीपीजीआर ही सब कुछ देखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज का ध्यान रखना है कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि हमारी कंट्री में कितने नेशनल ब्यूरोज है, ठीक है, तो हमारी कंट्री में कितने नेशनल ब्यूरोज है? 6, और वो सारे के सारे नेशनल ब्यूरोज मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। तो ये सारे हमारे नेशनल ब्यूरोज है जो हमारी कंट्री में देखे जाते हैं। अब एक तो मैंने आपको बता दिया कि एनबीपीजीआर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। अब आप लोग मुझे फटाफट बता दो कि नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ पे लोकेटेड है? ये वाला नेशनल ब्यूरो कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये आपका लोकेटेड है इन वेयर? यस, तो ये हमारा कहाँ पे लोकेटेड है? ये हमारा लोकेटेड है एक तरह से मऊ, उत्तर प्रदेश में। फिर नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इंसेक्ट रिसोर्सेज का कहाँ पे है? ये हमारा होता है इधर, किधर? ये हमारा होता है बेंगलुरु में। फिर नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग कहाँ पे है? तो ये है आपका नागपुर में। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, ये तो पता होना चाहिए भाई, करनाल। एंड देन नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज है लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। तो ये सारे के सारे जो 6 नेशनल ब्यूरोज हमारी कंट्री में है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैविंग एपिजियल टाइप ऑफ जर्मिनेशन? ठीक है, एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, कौन से क्रॉप्स हमारे एपिजियल जर्मिनेशन दिखाते हैं, कौन से हाइपोजियल दिखाते हैं। तो ये तो एग्जाम में कभी भी आ ही सकता है, तो आपको ये एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा क्या? यस, बीन्स। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। ठीक है, जो आपके मोस्टली सीरियल प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जैसे आपका राइस हो गया, व्हीट हो गया, मेज हो गया, सोरगम वगैरह हो गया, मिलेट्स वगैरह हो गए, वो सब हमारे हाइपोजियल जर्मिनेशन दिखाते हैं। हाइपोजियल जर्मिनेशन और एपिजियल जर्मिनेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे जब सीड का जर्मिनेशन होता है और अगर उसका कॉटिलेडन जमीन के ऊपर आ जाता है जर्मिनेशन के दौरान, तो आप इस तरह के जर्मिनेशन को क्या बोलोगे? इस तरह के जर्मिनेशन को हम लोग बोलते हैं एपिजियल जर्मिनेशन। ठीक है, और अगर सीड के जर्मिनेशन के दौरान उसका कॉटिलेडन जमीन के नीचे ही रहता है तो आप उसको कहते हो हाइपोजियल जर्मिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ प्लांट्स में एपिजियल जर्मिनेशन दिखता है, कुछ में हाइपोजियल, वही एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए। तो जो मोस्टली हमारे मोनोकॉट्स है वो हाइपोजियल जर्मिनेशन दिखाते हैं। इसके अलावा ग्राम, पी, मेज, वही हो गया। ग्राम और पी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मोस्टली हमारी राबी पल्सेस होती है वो आप कह सकते हो हाइपोजियल जर्मिनेशन दिखाते हैं। फिर इसके अलावा अरेका नट, ब्लैक पेपर, लोटस, कस्टर्ड एप्पल, मैंगो भी हाइपोजियल जर्मिनेशन दिखाते हैं। एपिजियल जर्मिनेशन में आपके बीन्स होंगे। ठीक है, बीन्स होंगे, तो ब्रॉड बीन जो है, ब्रॉड बीन जिसको हम फैबा बीन बोलते हैं, वो आपका हाइपोजियल जर्मिनेशन दिखाता है। लेकिन बाकी जो बीन्स है जैसे सोयाबीन हो गया, आपका फ्रेंच बीन, राजमा हो गया, ये सब एपिजियल जर्मिनेशन दिखाते हैं। फिर इसके अलावा ये भी इंपॉर्टेंट है, कैस्टर, कॉटन, कुकम्बर, अनियन, टैमरिंड, सनफ्लावर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, पंपकिन, ये सब हमारे एपिजियल जर्मिनेशन दिखाते हैं। तो जो ऑप्शंस दिए हुए थे हमें पता है कि मटर तो हाइपोजियल है, बार्ले, सोरगम भी हमारे हाइपोजियल है, तो बीन्स आपका एपिजियल जर्मिनेशन दिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। इन अ डीएनए सीक्वेंस अगर ए और टी आपके 60% है तो फिर सी का फ्रैक्शन कितना होगा? ओके, ये भी कैलकुलेट करिए आप। डीएनए वाले चैप्टर से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उससे भी हम लोग क्वेश्चंस काफी करेंगे आज। ओके, तो ये बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा बताओ? आपको पता है कि चारगाफ्स का रूल है कुछ, है ना? चारगाफ थे, उन्होंने हमें ये रूल बताया था कि जितना अडेनाइन होगा उतना ही थायमीन होगा। ठीक है, और जितना ग्यूनाइन होगा उतना ही साइटोसिन होगा। ओके, क्लियर? ये आपको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या बताया गया है। क्वेश्चन में बोला है अडेनाइन और थायमीन को मिलाकर 60% होता है, तो फिर आपका साइटोसिन कितना होगा? ठीक है, अब अगर अडेनाइन और थायमीन को मिला के 60% है, मतलब दोनों को मिला के 60 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं ये 30 हो सकता है और ये भी 30 हो सकता है। ठीक है, क्लियर? अब अगर ये दोनों 30 हो गए हैं तो जी और सी मिलकर कितने होंगे? 40 होंगे। तो जी कितना होगा? इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जी 20 हो जाएगा, सी भी 20 हो जाएगा। अब निकालना क्या है? सी का, तो सी का आंसर क्या आएगा? 20%। ठीक है, तो ऐसे आप लोग सॉल्व करके आइडिया लगा सकते हो कि हम कैसे बेस का फ्रैक्शन निकालेंगे।
ओके, अब एक बारी आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो चारगफ थे उन्होंने हमें क्या बताया, इरविन चारगफ ने हमें कुछ रूल्स बताए। तो उसमें से ये तो था ही कि जितना अडेनाइन होगा उतना ही आपका थायमिन होगा, और जितना ग्यूनाइन होगा उतना ही आपका साइटोसिन होगा। फिर इनके अकॉर्डिंग प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स का रेशियो इक्वल होगा। कहने का मतलब है जितनी प्यूरिन्स होंगी उतना ही आपके पिरिमिडीन्स होंगे। तो हम कह सकते हैं A + G = C + D। ठीक है, फिर आप ये भी बोल सकते हो कि इन दोनों का जो फ्रैक्शन होगा या रेशियो होगा वो 1 के बराबर होगा। और अगर प्यूरिन्स पिरिमिडीन्स के बराबर आ रहा है तो मतलब हमारा डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है। अगर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है तो ही आपके प्यूरिन्स, नंबर ऑफ प्यूरिन्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ पिरिमिडीन्स। लेकिन अगर हमारा प्यूरिन्स की फ्रैक्शन पिरिमिडीन्स के बराबर नहीं आया तो हम समझ जाएंगे डीएनए हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड नहीं होगा। तो ये कुछ रूल्स जो है आपको चारगफ प्रिंसिपल के बारे में वो आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए क्या होगा। इन सिटू कंजर्वेशन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज का अगर हो रहा है तो वो कहाँ पे किया जाता है। ठीक है, इन सिटू कंजर्वेशन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज का कहाँ पे किया जाएगा, जीन बैंक में, बोटानिकल गार्डन में, बायोस्फीयर रिजर्व में, टिश्यू कल्चर में, कहाँ पे। ठीक है, अब समझते हैं पहले इन सिटू और एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या होता है। जब आप देखते हो कि जब हम कोई भी प्लांट को या किसी भी जर्म प्लाज्म को प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं और वहीं पर प्रिजर्व करोगे जहां पे उसका नेचुरल हैबिटेट है तो आप उसको कहते हो इन सिटू कंजर्वेशन। लेकिन अगर आप उसको वहां पे कंजर्व कर रहे हो, अगर उसके नेचुरल हैबिटेट से बाहर ले जाके कंजर्व कर रहे हो, उसके घर के बाहर, तो आप उसको कहते हो एक्स सिटू कंजर्वेशन। ठीक है, अब हमें जर्म प्लाज्म को कंजर्व क्यों करना है, ताकि उसके जो इंपॉर्टेंट जीन्स है, जो वैल्यूएबल जीन्स है, जो उसकी डाइवर्सिटी है वो लॉस ना हो। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी का लॉस ना हो इसलिए हमें जर्म प्लाज्म को कंजर्व करके रखना होता है। तो उसके घर पे ही कर दोगे तो इन सिटू, और घर से बाहर कहीं बाहर दूसरी लेबोरेटरी वगैरह में ले जाके आप करोगे तो आप उसको कहते हो एक्स सिटू कंजर्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से पूछा है इनमें से कौन सा इन सिटू कंजर्वेशन होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात जीन बैंक्स जो होंगी। ठीक है, बैंक तो घर के बाहर होता है, तो ऐसे याद कर लो कि जीन बैंक्स हमेशा आपका एक्स सिटू कंजर्वेशन दिखाएगा। ठीक है, बोटानिकल गार्डन्स भी हमें एक्स सिटू कंजर्वेशन का ही एग्जांपल्स होंगे। ठीक है, टिश्यू कल्चर भी एक तरह से लेबोरेटरी है, हमेशा से पौधा आपका टिश्यू कल्चर तो करेगा नहीं, एक तरह से आपका लेबोरेटरी में तो होगा नहीं, शुरुआत से वो किसी ना किसी लैंड पे होगा। तो टिश्यू कल्चर इज ऑल्सो बेसिकली एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो यहाँ पे सबसे राइट आंसर होगा बायोस्फीयर रिजर्व्स। क्या होगा, बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो आपने एक्स सिटू कंजर्वेशन के एग्जांपल्स तो देख ही लिए, जिसमें जीन बैंक्स आया, डीएनए बैंक आएगा, पोलन बैंक आएगा, बोटानिकल गार्डन्स आ गए, टिश्यू कल्चर आ गया। लेकिन अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मुझे थोड़े इन सिटू के एग्जांपल्स बता दो, तो इन सिटू कंजर्वेशन के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, नेचुरल पार्क्स हो सकते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हो सकते हैं। ठीक है, ये जीन सैंक्चुरीज हो सकती है, ये सब हमारा किसके अंदर आएंगे, ये सब हमारे आएंगे एक तरह से इन सिटू कंजर्वेशन के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक ऐसा प्लास्टिड जो एक तरह से डार्क ग्रोइंग सीडलिंग्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद आपका देखा जाता है कि ये बाद में जैसे ही इसको लाइट मिलेगी वैसे ही आपका क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा। ये टॉपिक सबको नहीं पता चल रहा है ना, ये इसका आंसर कुछ यहाँ पे गलत भी आप बता सकते हो। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, इटियोप्लास्ट। ठीक है, अभी हम लोग ने प्लास्टिड्स की बात करी है ना, तो वहां पे मैंने आपको लूकोप्लास्ट की बात करी थी। ठीक है, लूकोप्लास्ट क्या होते हैं, लूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं और ये 3 तरह के होते हैं। ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं हमारे अमाइलोप्लास्ट, ठीक है, फिर एक होते हैं हमारे अलीरोप्लास्ट और एक होते हैं हमारे इलायोप्लास्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से जो आपके ये होते हैं, ये सब आपके जो हो रहे हैं डिफरेंट, तो अमाइलोब्लास्ट क्या करता है, वो एक तरह से कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करेगा, अलीरोप्लास्ट जो होगा वो प्रोटीन्स को स्टोर करेगा, और जो इलायोप्लास्ट होगा वो फैट्स और ऑयल्स को स्टोर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से लूकोप्लास्ट तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी आपका एक तरह से क्या है, नॉर्मल सीडलिंग्स में आपको पाया जाता है। क्रोमोप्लास्ट भी नॉर्मल सीडलिंग्स होगा, माइलोप्लास्ट भी। लेकिन जो इटियोप्लास्ट है ये एक ऐसा प्लास्टिड है जो अंधेरे में पाया जाता है, जो एक तरह से जब सीडलिंग्स आपकी डार्क होती है, ठीक है, जहाँ पे अंधेरे में होती है आपकी जब सीडलिंग जमीन के नीचे, तो उस केस में इटियोप्लास्ट आपका तब बनता है। और फिर जैसे इसको लाइट मिलती है वैसे ही इटियोप्लास्ट जो है वो क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है और फिर आपकी लीव्स वगैरह फोटोसिंथेसिस करने के लिए रेडी होती है। तो ऐसा प्लास्टिड जो डार्क ग्रोइंग सीडलिंग्स में प्रेजेंट होता है और जैसे उसको लाइट मिलेगी वो क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उस तरह के प्लास्टिड को हम लोग इटियोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, इटियोप्लास्ट बोलेंगे। चलो नेक्स्ट,
अब इसका आंसर बताइए क्या होगा। सेंटर ऑफ ओरिजिन दिया हुआ है आपको, तो किस क्रॉप का सेंटर ऑफ ओरिजिन कहाँ पे होता है, ये आपका ऐसे मैचिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन में आ सकता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, नेक्स्ट। अब आप देख सकते हो यहाँ पे एक तरह से सेंट्रल अमेरिका का जो जर्म प्लाज्म है, ठीक है, कौन सा जर्म प्लाज्म जो है वो सेंट्रल अमेरिका उसका ओरिजिन है, तो मेज का सेंटर ऑफ ओरिजिन है सेंट्रल अमेरिका, ठीक है। फिर आपका पोटैटो का है साउथ अमेरिका, चाइना किसका होता है, सोयाबीन का, और अबिसिनियन होता है बार्ले का। तो बेसिकली सेंटर ऑफ ओरिजिन का कंसेप्ट हमें यहाँ पे पता होना चाहिए, किसने दिया, कितने सेंटर ऑफ ओरिजिन है, किस क्रॉप का सेंटर ऑफ ओरिजिन कहाँ पे है। तो इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए ओनली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे अब आप मुझे बताओ कि सेंटर ऑफ ओरिजिन हमें कितने पता चले थे, 8 सेंटर ऑफ ओरिजिन पता चले थे 1926 में। तो किसने हमें इसके बारे में बताया था, दैट वाज वाविलोव, NI वाविलोव, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे वो जो 8 सेंटर ऑफ ओरिजिन बताए थे उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे दी हुई है, किस क्रॉप में कौन सा सेंटर ऑफ ओरिजिन है वो भी आपको बताया हुआ है, और ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, चलिए एक और मैचिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन है। अब इसका आंसर बताइए क्या होगा। एक तरफ आपको एपोमिक्सिस के टर्म्स दिए हुए हैं और एक तरफ आपको उसकी डेफिनेशन दी हुई है। ये भी कंफ्यूजिंग चैप्टर होता है बच्चों के लिए, तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। ओके, तो बताओ, पढ़ो अच्छे से, ध्यान से पढ़ो और बताओ हाउ इज बेसिकली एवरी टर्म रिलेटिंग टू द डेफिनेशन। एपोमिक्सिस क्या होता है, एपोमिक्सिस एक तरह से आपका एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सीड तो बन जाता है, एम्ब्रियो तो बन जाता है, लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन के, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे आपका होता है एपो मिक्सिस हो गया, फिर आपका पार्थेनोजेनेसिस हो गया, फिर आपका ऐसे ही पार्थेनोकार्पी होता है, ठीक है। तो एपोमिक्सिस का ही एक टाइप होता है पार्थेनोजेनेसिस। तो जो बात हमने एपोमिक्सिस में करी वही सेम बात आप पार्थेनोजेनेसिस में कर सकते हो, कि इसमें भी सीड बनेगा लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन के। लेकिन पार्थेनोजेनेसिस में एक चीज मेंशन्ड होती है, वो क्या है कि सीड तो बनता है लेकिन आपका बिना फर्टिलाइजेशन के भी बनेगा, लेकिन एक एग सेल से बनता है, अनफर्टिलाइज्ड एग सेल से बनेगा, ठीक है। उसके बाद पार्थेनोकार्पी क्या होता है, जब भी कार्पी वर्ड लग जाएगा तो हम समझ आएंगे कि फ्रूट बनता है बिना फर्टिलाइजेशन के। तो व्हेन द सीड विल बी फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसको एपोमिक्सिस बोल देंगे। जब सीड बनेगा बिना फर्टिलाइजेशन के और वो भी एग सेल से, तो पार्थेनोजेनेसिस हो जाएगा। और जब फ्रूट बनेगा बिना फर्टिलाइजेशन के तो आप उसको पार्थेनोकार्पी बोल दोगे, ठीक है, क्लियर। इसके बाद अब आपको पता है 4 तरह का क्या होता है, एपोमिक्सिस होता है, ठीक है। जब एग सेल से बन रहा है एम्ब्रियो तो आप उसको पार्थेनोजेनेसिस कहते हो। जब आपका एक तरह से एंटीपोडल सेल्स या फिर आपका साइनर्जिड से बनता है तो आप उसको कहते हो एपोगैमी। कैसे याद करोगे, गैस से याद कर सकते हो। एपोगैमी में सेल जब बनता है, एम्ब्रियो जब बनता है, तो वो एंटीपोडल सेल से बन सकता है या फिर साइनर्जिड से बन सकता है, ये याद रखना। उसके बाद एपोस्पोरी क्या होता है कि जब आपका किसी दूसरे एम्ब्रियो साक से क्या बनता है, किसी दूसरे एम्ब्रियो साक से आपका एम्ब्रियो बनता है, ठीक है, किसी एम्ब्रियो साक से आपका एम्ब्रियो बनता है। उसके बाद एडवेंटिव एम्ब्रायोनी क्या होता है, जब न्यूसेलिस या इंटेगुमेंट से आपका सीड बनता है। तो जब सीड एग सेल से बनेगा पार्थेनोजेनेसिस, जब सीड एंटीपोडल सेल्स या साइनोजिड से बनता है तो आप उसको एपोगैमी कहते हो। जब सीड आपका किससे बनेगा, किसी दूसरे एम्ब्रियो साक से बनेगा तो आप उसको एडवेंटिव एपोस्पोरी बोलोगे। और जब न्यूसेलिस या इंटेगुमेंट से बनता है तो आप इसको एडवेंटिव एम्ब्रायोनी कहते हो, ठीक है। ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर आपको याद होगा, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। ओव्यूल की डंडी को क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल बोलते हैं। तो जो ओव्यूल की स्टॉक होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, फ्यूनिकल कहते हैं, ठीक है। फिर ओव्यूल की बॉडी को क्या बोलते हैं, न्यूसेलिस। ओव्यूल की कवरिंग को क्या बोलते हैं, इंटेग्यूमेंट्स। ओव्यूल की ओपनिंग को क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। और जो ओव्यूल का बंद वाला सिरा होता है क्लोज्ड एंड, उसको चलाजा। और ये आप देख सकते हो कि एक तरह से ओव्यूल के अंदर ये एम्ब्रियो साक पाया जाता है, ठीक है। इसी एम्ब्रियो साक के बारे में आपको सारी डिटेल्स पता होनी चाहिए। एम्ब्रियो साक के अंदर होते हैं 7 सेल्स और 8 न्यूक्लियस। इन सबसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। एम्ब्रियो साक में 7 सेल्स कौन कौन से हैं, आपके 3 होते हैं चलाजा वाले किनारे पे जिनको हम एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। 3 होते हैं आपके एक तरह से किधर, 3 हमारे होते हैं एक तरह से माइक्रोपाइल वाले किनारे पे, जिसमें से 2 साइनोजिड्स होते हैं बड़े वाले और एक एग सेल। और यहाँ पे बीच में एक सेंट्रल सेल होता है, ठीक है, ये सेंट्रल सेल है। इस सेंट्रल सेल में आपको 2 पोलर न्यूक्लियस देखने को मिल सकते हैं, इसी को सेकेंडरी न्यूक्लियस भी बोलते हैं। तो 8 होते हैं न्यूक्लियस और 7 होते हैं यहाँ पे सेल, ठीक है,
क्लियर। एक और बात, वही बात होगी कि ये जो एग सेल से बनता है डायरेक्टली आपका सीड, तो पार्थेनोजेनेसिस। जब आपका एंटीपोडल सेल्स और आपका साइनोजेट से बन जाएगा तो आप उसको बोलोगे एपोगैमी। और जब आपका यहाँ पे एक तरह से जो हमारा इस एम्ब्रियो सैक के बाहर सेल्स होते हैं, न्यूसेलस और इंटेगुमेंट, अगर इससे सीड बन रहा है तो आप इसको एडवेंटिव एम्ब्रायोनी कहते हो। लेकिन अगर कोई दूसरे एम्ब्रियो सैक से आपका सीड बन रहा है तो आप उसको एपोस्पोरी बोलोगे। एक बारी आप इसको भी रीड कर लीजिएगा, यहाँ पे सब कुछ मेंशन्ड है। जो जो बातें मैंने बोली है आप बाद में इसको, जब आपको ये मिलेगा कंटेंट, तो फिर आप यहाँ पे इसको देख सकते हो। ठीक है, क्लियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम से रिलेवेंट, हर एक टॉपिक को टारगेट करते हुए। ठीक है, चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको सही सीक्वेंस में ये सारी स्टेटमेंट्स को अरेंज करना है कि प्लांट ब्रीडिंग में कैसे आपका प्रोसेस चलता है। बताओ क्या होगा राइट आंसर। यस, देखते हैं, बहुत इजी है वैसे। देखो, जब भी आप कोई प्लांट ब्रीडिंग करो, जब भी हमें कोई वैरायटी बनानी होती है, कोई भी प्लांट ब्रीडिंग ऑपरेशन करना होता है, तो हमें एक तरह से अच्छे प्लांट्स को चूज करना है। और अच्छे प्लांट्स को चूज तभी कर पाओगे जब वेरिएशन होगा पॉपुलेशन में। सपोज अगर मुझे अच्छे बेस्ट स्टूडेंट्स चूज करने हैं, किसी एग्जाम होता है, फॉर्म भरते लोग, है ना, अगर सारे बच्चे एक जैसे होंगे, एक ही आईक्यू के होंगे, एक ही मेंटालिटी के होंगे, तो फिर हम उनमें से बेस्ट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन अगर हमारी पॉपुलेशन में वेरिएशन होगा, कुछ एवरेज बच्चे होंगे, कुछ आपके नहीं दिमाग वाले बच्चे होंगे, कुछ कमजोर बच्चे होंगे, कुछ बहुत दिमागी बच्चे होंगे, तो जब वेरिएशन रहेगा पॉपुलेशन में तो फिर आप आराम से सिलेक्शन कर सकते हो। आप आराम से छटनी कर पाओगे कौन सा प्लांट आपका अच्छा है, कौन सा प्लांट आपका अच्छा नहीं है ना। तो एक तरह से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे भी हमें जब वैरायटी बनानी होती है, प्लांट डेवलपमेंट करना होता है, प्लांट ब्रीडिंग मेथड अप्लाई करने होते हैं, तो फिर वहां पे भी हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि वेरिएशन हो। ठीक है, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा वेरिएशन होना चाहिए आपकी पॉपुलेशन में। जब पॉपुलेशन में वेरिएशन होगा फिर हम आराम से सिलेक्ट कर पाएंगे कौन सा प्लांट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा नहीं। तो वेरिएशन के बाद आप क्या करोगे, सिलेक्शन करोगे अच्छे प्लांट्स का फ्रॉम द मिक्स्ड पॉपुलेशन। उसके बाद आप क्या करोगे, जो आपने प्लांट सिलेक्ट करे उनको आप ट्रायल्स पे ग्रो करके देखोगे कि वो अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशंस में, अलग अलग सिचुएशंस में कैसे ग्रो कर रहे हैं। मतलब हम लोग क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में हम लोग इवैल्यूएशन करेंगे। फिर जब सब कुछ टेस्टिंग वगैरह, चेकिंग वगैरह कर ली, फिर आप करोगे मल्टीप्लाई, है ना। फिर हम लोग उस प्लांट्स का प्रोपोगेशन करेंगे, खूब सारी कॉपीज बनाएंगे, उसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो सही सीक्वेंस क्या है आपका, ताकि पहले वेरिएशन क्रिएट होता है, फिर सिलेक्शन होता है, फिर इवैल्यूएशन होता है, और फिर आपका मल्टीप्लीकेशन होता है। ठीक है, क्लियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है, तो ये बताइए, और कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं, तो उसी से, उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड मैंने आपके लिए और क्वेश्चंस लाई हूं। तो बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। यस, यहाँ पे लिखा है कि बैकक्रॉस ब्रीडिंग जो होती है वो पॉलीजेनिक कैरेक्टर्स के लिए एफिशिएंट होती है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, बहुत फेमस लाइन है आपकी। बैकक्रॉस क्या होता है, बैकक्रॉस मतलब जब हम अपने हाइब्रिड को F1 को किसी भी एक पेरेंट के साथ क्रॉस करवा दे, उसे कहते हैं बैकक्रॉस। तो बैकक्रॉस मेथड ये एक तरह का ब्रीडिंग मेथड है ना। और इसका मोटिव क्या होता है, हम इसमें क्या करते हैं, एक दो पेरेंट्स होते हैं, पहले हम उन दोनों पेरेंट्स का क्रॉस करवाते हैं, हमें मिल जाएगा F1। फिर जो F1 मिला है बच्चा, उसको बार बार आप एक पेरेंट से क्रॉस करवाते हो, ठीक है, ताकि आपका कोई कैरेक्टर एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट में चला जाए। तो यहाँ पे कौन से कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करने के लिए हम लोग बैकक्रॉस मेथड का यूज करते हैं, तो वो है ऑलिगोजेनिक कैरेक्टर्स। अभी आगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस में समझेंगे कि ऑलिगोजेनिक और पॉलीजेनिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं। फिलहाल के लिए आप इतना ही जानो कि बैकक्रॉस मेथड का यूज करके हम ऑलिगोजेनिक कैरेक्टर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, पॉलीजेनिक को नहीं कर सकते। अगर हम पॉलीजेनिक कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम पेडिग्री मेथड का यूज कर सकते हैं। पेडिग्री मेथड से आप पॉलीजेनिक कैरेक्टर्स को ट्रांसफर कर सकते हो और बैकक्रॉस मेथड से आप ऑलिगोजेनिक कैरेक्टर्स को ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो गई। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलती है कि क्या बैकक्रॉस मेथड जो है, क्या वो आपका एक तरह से लिंकेज ड्रैग को कम करता है। ठीक है, क्या बैकक्रॉस जो है वो लिंकेज ड्रैग को कम करता है। तो क्या लगता है, ये स्टेटमेंट आपकी सही है कि गलत है।
ये स्टेटमेंट हमारी सही है कि गलत है? तो यहाँ पे एक तरह से अगर हम बात करें कि बैकक्रॉस लिंकेज ड्रैग को मिनिमाइज करता है, तो हम ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या कहते हैं, कह सकते हैं गलत है। ठीक है, लिंकेज ड्रैग क्या होता है? लिंकेज ड्रैग जो होता है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि एक तरह से जब अनडिजायरेबल जीन्स भी हमारे डिजायरेबल के साथ आ जाए, ठीक है, तो अनडिजायरेबल जीन्स भी आपकी जब डिजायरेबल के साथ आ जाएगी तो हम क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे एक तरह से आपका यहाँ पे लिंकेज ड्रैग हो रहा है। जिस जीन को आप अगली पीढ़ी में पहुंचाना चाहते हो वो तो जा ही रही है, लेकिन अगर उसके साथ अनडिजायरेबल भी लटक के चल जाए तो आप कह सकते हो कि ये क्या हुआ है? ये लिंकेज ड्रैग हुआ है। तो बैकक्रॉस मेथड से हम कह सकते हैं कि एक तरह से लिंकेज ड्रैग मिनिमाइज होता है। अच्छा मेरी बात सुनो आप लोग, यहाँ पे हम स्टेटमेंट को सही मान सकते हैं, ठीक है, इसको हम सही मान सकते हैं। तो वी कैन से स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ठीक है, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो राइट आंसर हमारा ये नहीं होगा, राइट आंसर हमारा होगा ये। इसको एक करेक्शन कर लेना, ठीक है। अब बाय चांस वो गलती से ऊपर वाला स्टेटमेंट हो गया है आपका सही, ठीक है, तो यहाँ पे सही होगा आपका एक तरह से बैकक्रॉस की वजह से लिंकेज ड्रैग रिड्यूस होता है, क्योंकि हम बार बार दूसरे पेरेंट से क्रॉस करवाते हैं तो एक टाइम आएगा कि जो अनडिजायरेबल जीन आई हुई है वो आपकी हट जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि लिंकेज ड्रैग को हम किस मेथड से हटा सकते हैं, तो वो बैकक्रॉस से। तो ऑलवेज रिमेंबर ये थोड़ी करेक्शन कर लेना, ऑप्शन बी नहीं होगा सही, ऑप्शन डी आपका सही होगा। प्लीज मेक अ करेक्शन हियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेफ्ट हैंडेड डीएनए? क्या लगता है? डीएनए का दूसरा क्वेश्चन आया है अब, तो इनमें से लेफ्ट हैंडेड डीएनए कौन सा होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जेड डीएनए। 3 तरह का डीएनए होता है, ए, बी और जेड डीएनए। तो सबसे कॉमन डीएनए होता है वो बी डीएनए होता है, जो आपका लेफ्ट हैंडेड डीएनए होता है वो जेड डीएनए होता है। ए और बी डीएनए जो है वो राइट हैंडेड डीएनए होते हैं। ए आपका डीएनए ऐसा होता है जो डिहाइड्रेटेड डीएनए बोला जाता है, डिहाइड्रेटेड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइपिक रेशियो कितना होता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइपिक रेशियो बताना है आपको, तो ये भी आपके मेंडल रेशियोज है ना, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर इज 1:2:1, ठीक है। जब हम बात करते हैं फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए दैट इज 3:1, ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपका फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा? 3:1, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपका जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा? 1:2:1, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा डाईहाइब्रिड क्रॉस में, तो फिनोटाइपिक रेशियो डाईहाइब्रिड क्रॉस में हो जाएगा 9:3:3:1। और अगर मैं आपसे पूछूं कि जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा डाईहाइब्रिड क्रॉस में, उस केस में फिर आपका हो जाएगा 1:2:2:4:1:2:1:2:1, ठीक है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आपका ये होगा आंसर। तो आपको मेंडल में जो भी रेशियोज है, जीनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो, फिर डाईहाइब्रिड क्रॉस में, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं मोनोहाइब्रिड क्रॉस में टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या होगा, तो 1:1, ठीक है। लेकिन डाईहाइब्रिड क्रॉस में टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या होगा? 4:1, तो 1:1:1:1, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ क्या होगा एवरीवन। क्रॉसिंग ओवर के ऊपर क्वेश्चन है, और आपके सीयूईटी के पीवाईक्यूज में देखा गया है कि क्रॉसिंग ओवर से भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो इस चैप्टर से क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो लिखा है क्रॉसिंग ओवर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फिजिकल डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब किसके बीच का? जीन्स के बीच का। तो यहाँ पे क्या क्रॉसिंग ओवर डिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, एक्सक्यूज मी। तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो आपका डिस्टेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा क्रॉसिंग ओवर भी बढ़ेगी। अगर जीन्स के बीच की दूरी ज्यादा है तो क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगी, अगर जीन्स के बीच की दूरी कम है तो क्रॉसिंग ओवर कम होगी, और लिंकेज ज्यादा होगा। तो रिमेंबर, लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्रॉसिंग ओवर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो भाई गलत हो गई। सेकंड स्टेटमेंट है क्या आपका मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 50% होता है? तो यस, मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 50% ही होता है। क्रॉसिंग ओवर मैक्सिमम 50 जा सकता है, 50 के ऊपर नहीं जा सकता। हमेशा याद रखिएगा पेरेंटल टाइप्स हमेशा ज्यादा होंगे
रिकॉम्बिनेंट से। पेरेंटल्स हमेशा जो पैतृक प्रकार के पौधे होते हैं वो 50% से ज्यादा होंगे, और जो आपके रिकॉम्बिनेंट्स है, जो ओरिजिनल पेरेंट जैसे पौधे होते हैं उसको हम पेरेंटल कहते हैं, और जो नए तरह के पौधे मिलते हैं उसको रिकॉम्बिनेंट्स कहते हैं। तो आप समझ आना, पेरेंटल टाइप 50% से ज्यादा होंगे, रिकॉम्बिनेंट 50% से कम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही है। रिकॉम्बिनेशन की रेंज कितनी होती है? 0 से 50%, मतलब आपके यहाँ पे 50 से ऊपर वो नहीं जा सकता। यहाँ पे हम क्रॉसिंग ओवर के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। जब आपके क्रोमोसोम सेम शेप और साइज के होते हैं तो हम उसको होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। और जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स के सेगमेंट्स आपस में एक्सचेंज कर जाए, रेड वाला अपना ब्लू को दे दे और ब्लू वाला अपना सेगमेंट रेड को दे दे, मतलब ऐसे अदला बदली हो जाए सेगमेंट्स की, और किसके बीच में? होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में, तो इस प्रोसेस को क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। तो क्रॉसिंग ओवर की डेफिनेशन आप सबको पता होनी चाहिए। इसमें क्या होता है? एक्सचेंज होता है जीन्स का, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होता है और होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में होता है। तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स की नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है उनके बीच में जो एक्सचेंज होता है उसे कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। जब एक ही क्रोमोसोम की क्रोमैटिड्स होंगी तो सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलते हैं। जब एक ही क्रोमोसोम की जब अलग अलग क्रोमोसोम्स की क्रोमैटिड्स की बात होती है तो आप उसको नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हो। टर्म किसने दिया? मॉर्गन और कैटल ने। अब आप मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर बताइए कि क्रॉसिंग ओवर मियोसिस के कौन से स्टेज में देखने को मिलता है? ठीक है, क्रॉसिंग ओवर मियोसिस के कौन से स्टेज में देखने को मिलता है? तो क्रॉसिंग ओवर हम लोग देखते हैं एक तरह से किसमें? पैकेटीन स्टेज में देखते हैं। ठीक है, प्रोफेज के पैकेटीन स्टेज में देखते हैं। फिर वैल्यू क्या होती है ये भी हमने जान लिया, 0 से 50%। ठीक है, फिर पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर क्या होता है बताया आपको? याद है? टॉपिक पूरा रिवाइज कर लो आप, क्वेश्चन के साथ साथ पूरा टॉपिक रिवाइज कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर का पॉइंट क्या होता है? कियाज्मा, इसको हम कियाज्माटा भी बोल सकते हैं, और कियाज्मा के बारे में जैनसेन्स ने बताया था। ठीक है, जिस बिंदु पे क्रॉसिंग ओवर होगी वो कियाज्मा। अब यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा था कि जब हम दूरी बढ़ाते हैं जीन्स के बीच की तो क्रॉसिंग ओवर बढ़ती है, इसलिए क्रॉसिंग ओवर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जीन इंटरैक्शन पर है, फटाफट इसका आंसर बताइए। ये रेशियोज ही तो याद करने हैं आपको, यही आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो रेशियोज याद रख लो ताकि पेपर में आए तो आपको पता हो। ठीक है, तो बताइए क्या होगा आंसर। ये कॉम्प्लीमेंट्री वाला तो बहुत आता है एग्जाम में, है ना। चलिए, कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरैक्शन आपका क्या होता है? 9:7। ठीक है, क्या A का 4 कहीं दिख रहा है हमें? यस, ये दिख रहा है A का 4। तो मैचिंग वाला क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करने के लिए आप ऐसे ही करो। अगर आपको एक चीज कॉन्फिडेंटली पता है तो उसके हिसाब से ऑप्शंस देखो। अब बस इसको टिक नहीं लगाना, पहले आप इसको देखो कि सच में सही है कि नहीं। B का क्या होगा? 1, तो B है डुप्लीकेट जीन इंटरैक्शन, क्या इसका 15:1 होता है? यस। फिर इनहिबिटरी का 13:3 मतलब 2। ठीक है, डोमिनेंट का कितना होगा? 12:3:1। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे और भी रेशियोज होते हैं जीन इंटरैक्शन में जो आप यहाँ पे देख सकते हो, और ये एग्जाम्स में बड़े पूछे जाते हैं। ठीक है, एपिस्टैसिस क्या होता है? जब एक जीन दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को मास्क कर दे, ठीक है, तो उसे कहते हैं एपिस्टैसिस। तो यहाँ पे आपको सभी एपिस्टैसिस के रेशियोज पता होने चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे बताइए कि सबसे ज्यादा कौन सी जनरेशन में हेटेरोसिस ज्यादा होगा? बताइए। ये सब कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, बताओ। एग्जाम आने वाला है तो हर टॉपिक को अच्छे से पढ़िए। जो क्वेश्चंस कम से कम मैंने आज यहाँ पे करा रही हूँ उसको तो देख ही लीजिएगा, उन टॉपिक्स को इसी पीपीटी में आराम से नजर मार लीजिएगा ताकि एग्जाम में फंस जाए क्वेश्चंस। ठीक है, चलो अब देखो, आप सबको पता है कि जब हम दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉसिंग करवाते हैं, सपोज A और B दो पेरेंट्स हैं, तो आपको F1 मिलता है। ठीक है, F1 क्या हो गया? हाइब्रिड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे F1 जो है उसके पास इन दोनों के कैरेक्टर्स आएंगे, है ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इसके पास मैक्सिमम हेटेरोजाइगोसिटी होती है, मतलब मैक्सिमम एक तरह से दोनों के कैरेक्टर्स मैक्सिमम इसी में आ सकते हैं। हेटेरोसिस का मतलब क्या होता है? हेटेरोसिस मतलब जब बच्चा दोनों माता पिता से ज्यादा सुपीरियर निकल जाए, जब F1 के कैरेक्टर्स दोनों पेरेंट्स से सुपीरियर हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ यील्ड, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी या रेजिस्टेंस, तो आप इसको कहते हो हेटेरोसिस। ठीक है, तो यहाँ पे F1 में ही हम देखेंगे हेटेरोसिस, है ना, तो कह सकते हो F1 में मैक्सिमम हेटेरोसिस हो जाएगा। फिर जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, ठीक है, जैसे जैसे हम नीचे वाली पीढ़ी में जाते रहेंगे वैसे वैसे हमारी जो हेटेरोजाइगोसिटी है वो कम होती जाएगी और जो हमारी होमोजाइगोसिटी है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो जैसे जैसे हम जनरेशंस में नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे हमारी हेटेरोजाइगोसिटी कम होती जाएगी
और होमोजाइगोसिटी बढ़ती जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा हेटेरोसिस हमें F1 में देखने को मिलता है और सबसे कम हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा, सबसे कम हमें मिलेगा F5 में, जो कि सबसे नीचे वाली होगी। ठीक है, सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। मल्टीपल इफेक्ट्स ऑफ अ सिंगल जीन इज कॉल्ड एज। ठीक है, मल्टीपल इफेक्ट्स ऑफ अ सिंगल जीन इज कॉल्ड एज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें आपको आंसर पता होना चाहिए। देखो, एक जीन अकेली अगर बहुत सारे इफेक्ट्स दिखा रही है, बहुत सारे कैरेक्टर्स शो कर रही है, तो हम फिर इस जीन को क्या बोलेंगे और इस फिनोमेना को क्या बोलेंगे, तो हम इस जीन को बोलेंगे प्लियोट्रोपिक जीन। हमें इस जीन को ट्रॉफी दे देनी चाहिए, इतना काम कर रही है अकेले, वो एक अकेली जीन इतने सारे कैरेक्टर्स दिखा रही है, तो उसको ट्रॉफी दे दो। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लियोट्रॉपी। ठीक है, क्लियर। इसी का उल्टा होता है पॉलीजीन्स। पॉलीजीन्स का मतलब क्या होता है कि जब बहुत सारे जीन्स मिलकर एक कैरेक्टर दिखाते हैं, तो जब बहुत सारे जीन्स मिलकर एक कैरेक्टर दिखाते हैं तो आप इसको पॉलीजीन कहते हो, और जब एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर शो करे तो आप उसको प्लियोट्रॉपी कहते हो। ठीक है, चलो ये आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगेन एक मैचिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बताया गया है कि एक तरह से एन्यूप्लॉइडी दिखाई गई है। कौन सी डिनोशन जो है वो, कौन सा एन्यूप्लॉइडी जो है वो शो करता है। ओके, चलिए यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको गलत नहीं करना है, आप सबको ध्यान से देखिए और इसका राइट आंसर करिए क्या होगा, क्योंकि इससे बड़े सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखो यहाँ पे एक तरह से क्या होता है, हमारे अंदर क्रोमोसोम्स 46 होते हैं, हमारे अंदर फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। अब अगर क्रोमोसोम नंबर में चेंज आता है तो ये सब चेंजेस आप देख सकते हो, या तो क्रोमोसोम नंबर बढ़ सकता है या तो घट सकता है। ठीक है, अब अगर क्रोमोसोम यहाँ पे कहो अगर एक सिंगल क्रोमोसोम का लॉस होता है तो आप इसको ऐसे दिखाते हो, और इस कंडीशन को कहते हैं मोनोसोमी। ठीक है, फिर अगर एक जोड़े का लॉस होता है तो आप उसको 2n-2 लिखते हो और इसे कहते हैं नलीसोमी। ठीक है, फिर अगर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो जाता है तो आप उसे कहते हो ट्राइसोमी, और इसको हम ऐसे दिखाते हैं। अगर एक एक्स्ट्रा जोड़ा ऐड हो जाता है तो आप इसको ऐसे दिखाते हो और इसको हम लोग कह सकते हैं टेट्रासोमी। तो बेसिकली यही चार आपके एन्यूप्लॉइडी है जो देखे जाते हैं। एन्यूप्लॉइडी मतलब जब एक या फिर कुछ क्रोमोसोम्स में चेंज होता है। ठीक है, तो अब आप बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले हमें इतना समझ में आ गया है कि 2n+1 क्या होता है, 2n-2 क्या होता है। 2n-2 क्या होता है, नलीसोमी। तो डी का तो 4 होगा, डी का 4 होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन को हटा देते हैं। ठीक है, फिर 2n+1 क्या होगा, टेट्राइसोमी। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से आपका आंसर क्या होगा, बी का 2। अब बी का 2 होगा मतलब यहाँ पे ये वाला ऑप्शन भी कट गया। ठीक है, अब फर्क है इसमें और इसमें। ठीक है, अब अगर 2n-1 कितना होता है, 2n-1 होता है मोनोसोमी। ठीक है, क्या होता है, मोनोसोमी। तो 2n-1 दो बारी हो गया ना -1, तो हम इसको क्या बोलेंगे, डबल मोनोसोमी। मतलब एक ही क्रोमोसोम का लॉस हो रहा है लेकिन दो डिफरेंट जोड़ों से। फिर 2n+1 क्या हो जाएगा, डबल ट्राइसोमी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा एक तरह से ऑप्शन 4। ओके, क्लियर। यहाँ पे हम समझ सकते हैं, सपोज अगर आपने देखा यहाँ पे एक तरह से सारे क्रोमोसोम्स अगर दो दो कॉपी में पाए जाते हैं तो ये डिप्लॉइड है, नॉर्मल केस है। अगर यहाँ पे एक क्रोमोसोम का लॉस हो गया तो ये क्या हो गया, मोनोसोमी। अगर दोनों क्रोमोसोम्स का लॉस हो गया तो आपने इसको क्या बोल दिया, नलीसोमी। अगर यहाँ पे आपने देखा एक क्रोमोसोम का ही लॉस हुआ है लेकिन दो अलग अलग जोड़ों से, तो आपने इसको डबल मोनोसोमी कह दिया। ट्राइसोमी में क्या होगा, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो जाएगा, बाकी सब जोड़ों में है। ठीक है, 2n+1। फिर टेट्रासोमिक में क्या हो जाएगा, एक जोड़े का एडिशन हो जाएगा। और डबल टेट्रासोमिक क्या हो जाएगा, एक ही जोड़े का एडिशन हो रहा है लेकिन दो अलग अलग जोड़ों में। तो ऐसे ही आपको सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है आपका आइसोलेशन डिस्टेंस पर। ठीक है, सीड साइंस में आइसोलेशन डिस्टेंस वाला टेबल नहीं पढ़ा तो फिर क्या पढ़ा है ना। चलो, तो ये तो बहुत इजी है, बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है। ओके, इसमें आपको सभी की वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो मैं आपको कुछ मेन को याद करवा दूंगी अभी। ठीक है, कुछ मेन की याद करवा दूंगी। ओके, चलो अब हम इसको आगे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो कि सोयाबीन का पूछा हुआ है। सबसे पहले जब भी आपसे कोई एग्जाम में किसी क्रॉप का आइसोलेशन डिस्टेंस पूछा ना, तो आप बस एक ही बात याद रखना कि यहाँ पे वो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप का पूछ रहा है या फिर क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप का पूछ रहा है। तो जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है उसका पूछ रहा है तो फिर हम आराम से बता सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे राइट आंसर होगा 3 मीटर्स। ओके, अब मेरे बात ध्यान से सुनना, जो आपका राइस है, व्हीट है,
सोयाबीन है, ग्राउंडनट है, ठीक है, और आपका यहाँ पे रागी है। इन ये सब आपके सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स है, तो इनका क्या होगा, इनका एक तरह से 3 मीटर्स ही होता है। फिर जो भी सेल्फ पॉलिनेटेड पल्सेस है, जैसे आपका चिकपी हो गया है ना, फिर आपका ब्रॉड बीन कह रही हूँ, वो आपका जो चिकपी हो गया, फिर ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, ये सब हो गया, उस केस में हमारा होता है 10 मीटर्स 5 मीटर्स, ठीक है, 10 मीटर्स 5 मीटर्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप कह सकते हो कि जैसे आपका टोमेटो का कितना होता है, 50 और 30, ठीक है। ऐसे ही आपका यहाँ पे 100 मीटर किसका किसका होता है, तो उसको आप याद कर सकते हो, एक ट्रिक है, ठीक है। उसको आप याद कैसे कर सकते हो, सुअर सब, सॉरी 100 मीटर के लिए नहीं है ये ट्रिक, 100 मीटर्स के लिए है। 100 मीटर्स के लिए आप याद 200 मीटर्स के लिए आप याद कर सकते हो सुअर सब, ठीक है। मतलब जिसका फाउंडेशन सीड में होगा 200 मीटर्स और सर्टिफाइड में होगा 400, सर्टिफाइड में होगा 100 मीटर्स, ठीक है, सर्टिफाइड में होगा 100 मीटर्स, ठीक है। उसके लिए आप कह सकते हो, एक तो हमारा है सन हेम, फिर अरहर, ब्रिंजल, और आप कह सकते हो एक तरह से यहाँ पे एस से क्या हो जाएगा, एस से हो जाएगा एक तरह से हमारा सोरगम, ठीक है। तो इन सब का होता है 200 मीटर 100 मीटर, ठीक है। फिर 400 200 किसका किसका होता है, तो 400 200 किसका किसका होता है, 400 मीटर आइसोलेशन डिस्टेंस होता है मेज का, चिली का, ओकरा का, बाजरा का, ठीक है। फिर आपका ऐसे ही सनफ्लावर है और अमरांथस, इन सब का आप कह सकते हो 400 मीटर 200 मीटर होता है। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कैबेज, कॉलीफ्लावर, ये सब जो कोल क्रॉप्स है उसका बहुत ज्यादा होता है, 1600 मीटर 1000 मीटर होता है, ठीक है। ये सारे आइसोलेशन डिस्टेंस याद रखिएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए क्या होगा। कौन सी जीन रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है, कौन सी जीन आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है जो आपकी एक तरह से ग्रीन रेवोल्यूशन में ड्रॉपिंग लेकर आई थी, लेकिन वीट के केस में, ग्रीन रेवोल्यूशन में ड्रॉपिंग लेकर आई थी लेकिन वीट के केस में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, RHT1, क्या होगा RHT1। देखो आपको पता है ग्रीन रेवोल्यूशन जब हुआ था तो हमें ड्रॉप वैरायटीज बनाई थी, ड्रॉप वैरायटीज जो आपने बनाई थी तो राइस और वीट दोनों की बनाई थी। तो याद रखिएगा राइस में जो ड्रॉपिंग जीन है वो है आपकी DG वूजेन, ठीक है, DG वूजेन। उसके बाद जो वीट में है वो नॉरेन 10 वैरायटी थी, है ना, वीट में क्या थी, नॉरेन 10 वैरायटी। लेकिन वीट में कौन सी जीन थी जिसकी वजह से वो ड्रॉपनेस आई थी, तो वो था आपका एक तरह से RHT1, रिड्यूस्ड हाइट जीन, ठीक है, क्लियर, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे फर्स्ट साइटोलॉजिकल प्रूफ क्रॉसिंग ओवर का किसने दिया था, फर्स्ट साइटोलॉजिकल प्रूफ जो था वो क्रॉसिंग ओवर का किसने दिया था, ये बताइए। क्रॉसिंग ओवर होती है हमें पता है, लेकिन क्रॉसिंग ओवर का सबसे पहले प्रूफ किसने दिया, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो वो दिया था क्रिंगटन और मैकक्लिंटॉक ने, ठीक है। इन्होंने किस पे काम करते वक्त दिया था, मक्के पे काम करते वक्त हमें दिया था। इसके अलावा एक और साइंटिस्ट है कर्ट स्टर्न, जो कर्ट स्टर्न थे उन्होंने भी हमें इसका प्रूफ दिया था। लेकिन कर्ट स्टर्न किस पे काम कर रहे थे, ड्रोसोफिला पर काम कर रहे थे। तो कर्ट स्टर्न ड्रोसोफिला पे काम करते वक्त इन्होंने हमें क्रॉसिंग ओवर का साइटोलॉजिकल प्रूफ दिया था। और यहाँ पे दूसरी बात करें अगर हम लोग, तो क्रिंगटन और मैकक्लिंटॉक ने मेज पर काम करते वक्त क्रॉसिंग ओवर का फर्स्ट प्रूफ दिया था। मुलर ने क्या किया था, मुलर ने एक तरह से, ये भी इंपॉर्टेंट है साइंटिस्ट, मुलर ने सबसे पहले 1927 में ड्रोसोफिला में एक्स-रेज का इस्तेमाल करके म्यूटेशन इंड्यूस किया था। और जैनसन्स ने क्या किया था, उन्होंने एक तरह से हमारा यहाँ पे कियास्मा के बारे में बताया था। हैल्डेन ने मैपिंग पॉपुलेशन दी थी, ठीक है। अगला नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो रेफर टू एज इंटरजेनिक इंटरैक्शन। इनमें से इंटरजेनिक इंटरैक्शन किसको बोलते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, एपिस्टासिस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एपिस्टासिस आ जाएगा, ठीक है। एपिस्टासिस का मतलब होता है जीन इंटरैक्शन, जब एक जीन दूसरे जीन से प्रभावित हो, है ना। यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो नहीं करता, ना ही उसके रेशियोज को फॉलो करता है। अब आपको ध्यान से समझना है, दो तरह का इंटरैक्शन होता है, ठीक है। एक होता है इंट्राजेनिक और एक होता है इंटरजेनिक। जब हम बात करते हैं इंट्रा की, तो यहां मतलब इंट्रा मतलब होता है सेम, मतलब, और जेनिक मतलब जीन, मतलब अगर इंटरैक्शन सेम जीन के अंदर हो रहा है तो आप इसको इंट्राजेनिक इंटरैक्शन कहते हो, ठीक है। यहाँ पे हम कह सकते हैं इस केस में डोमिनेंस होता है, ठीक है। इंट्राजेनिक इंटरैक्शन हम किसको कहते हैं, डोमिनेंस को बोलते हैं। और इंटरजेनिक इंटरैक्शन हम किसको बोलते हैं, एपिस्टासिस को बोलते हैं। इंटर मतलब डिफरेंट, इंटर का मतलब क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो अगर डिफरेंट जीन्स के बीच में इंटरैक्शन हो रहा है तो आप इसे क्या बोल दोगे, इसे हम लोग बोल देंगे एक तरह से एपिस्टासिस।
ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंट्राजेनिक इंटरेक्शन जो होगा वो आप डोमिनेंस से रिलेट करोगे और इंटरजेनिक एपिस्टासिस से। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि डोमिनेंस में क्या होता है, एक ही जीन जो होती है, एक ही जीन की दोनों अलील्स के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, लेकिन एपिस्टासिस में दो अलग अलग जीन्स के बीच में इंटरेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ये भी डीएनए के ऊपर क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। न्यूक्लियोटाइड हम किसको कह सकते हैं, क्या होगा राइट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन इटसेल्फ। ठीक है, सबसे पहली बात आपको दो टर्म्स पता होने चाहिए, एक होता है न्यूक्लियोटाइड और एक होता है न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, तो डीएनए किससे बना हुआ है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या आएगा, शुगर, बेस और फॉस्फेट, और न्यूक्लियोसाइड में क्या आएगा, शुगर और बेस। ठीक है, डीएनए तीन चीजों से बना है, शुगर, बेस और फॉस्फेट, तो तीनों चीजें जब साथ में होंगी तो न्यूक्लियोटाइड बोला जाता है। और अगर हम सिर्फ शुगर और बेस को लेंगे तो फिर न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि एक तरह से आपका जब बेस भी हो, शुगर भी हो, फॉस्फेट भी हो, डीएनए के शुगर को बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस, तो वी कैन से कि एक तरह से फिर क्या हो जाएगा आपका, दैट इज बेसिकली और न्यूक्लियोटाइड। अगला, इसका आंसर क्या होगा बताइए। सर्टिफाइड सीड्स जो होती है वो किसकी प्रोजनी होती है। क्लासेस ऑफ सीड से भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो आपको टैग कलर पता होना चाहिए, टैग साइज पता होना चाहिए, फिर जेनेटिक प्योरिटी, फिजिकल प्योरिटी, सारी चीजें पता होनी चाहिए, कौन किसकी प्रोजनी है। ठीक है, तो आप सबको पता है सबसे पहले होता है हमारा न्यूक्लियस सीड, उससे बनता है ब्रीडर सीड, फिर बनता है फाउंडेशन सीड और फिर बनता है सर्टिफाइड सीड। तो सर्टिफाइड सीड किसकी प्रोजनी है, ब्रीडर की तो है नहीं। ठीक है, ब्रीडर और कमर्शियल की भी नहीं है, या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा, है ना। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है आपको, हमेशा सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं आपको। तो सर्टिफाइड सीड फाउंडेशन सीड का तो होता ही है, लेकिन फाउंडेशन के साथ साथ रजिस्टर्ड और सर्टिफाइड का भी हो सकता है, तो सबसे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। क्यों, इतना तो हमें समझ में आ गया कि सर्टिफाइड सीड किसकी प्रोजनी है, फाउंडेशन की। अब कभी कभी कुछ जनरेशन मॉडल्स में आप देखते हो कुछ कंट्रीज में क्या होता है, रजिस्टर्ड सीड को भी उगाया जाता है। ठीक है, तो जिस कंट्रीज में रजिस्टर्ड सीड को उगाया जाता है उन कंट्रीज में सर्टिफाइड सीड किससे बनती है, रजिस्टर्ड सीड के बाद ही बनती है। फिर आपने 5 जनरेशन मॉडल पढ़ा होगा, 5 जनरेशन मॉडल में क्या होता है, पहले ब्रीडर सीड, फिर फाउंडेशन सीड 1, फिर फाउंडेशन सीड 2, फिर सर्टिफाइड सीड 1, फिर सर्टिफाइड सीड 2। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सर्टिफाइड सीड से भी बन रहा है ना। तो एक तरह से तभी हम कह सकते हैं कि इस केस में आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप यहाँ पे कुछ फैक्ट्स भी देख लो, है ना। आपने देखा सर्टिफाइड सीड किससे बना, फाउंडेशन सीड से। सर्टिफाइड सीड का टैग कलर होता है अज्यूर ब्लू, ब्रीडर सीड का गोल्डन येलो, फाउंडेशन का व्हाइट, न्यूक्लियस का टैग कलर नहीं होता, अगर होगा तो बफ। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। फिर यहाँ पे इसका टैग साइज होगा 15 इंटू 7.5 सेंटीमीटर। तो फाउंडेशन और सर्टिफाइड दोनों का टैग साइज यही होता है। ब्रीडर सीड का टैग साइज 12 इंटू 6 सेंटीमीटर होता है। जेनेटिक प्योरिटी न्यूक्लियस और ब्रीडर की होती है 100%। फिर आपका यहाँ पे फिजिकल प्योरिटी भी न्यूक्लियस और ब्रीडर की होती है 100%। जब हम बात करते हैं फाउंडेशन सीड की, उसमें जेनेटिक प्योरिटी 99.5 और सर्टिफाइड सीड में जेनेटिक प्योरिटी 99, इधर फिजिकल प्योरिटी 98। और ये सर्टिफाइड सीड्स वही सीड्स होते हैं जो एक्चुअली मार्केट में बिकते हैं या फिर फार्मर्स को दिए जाते हैं। ठीक है, क्लियर। सर्टिफाइड सीड्स आपके एक्चुअली फार्मर्स को दिए जाते हैं, हाई क्वालिटी सीड्स है, इसमें काफी सर्टिफिकेशन वगैरह पैरामीटर्स देखे जाते हैं। इसमें हम सर्टिफिकेशन करेंगे, और सर्टिफिकेशन कौन करता है, सीड इंस्पेक्टर करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होगा इधर, आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, यस, क्या होगा राइट आंसर। इस केस में हमारा आंसर होगा यहाँ पे, क्या लगता है, क्लोन, प्योर लाइन, क्या होगा, केनब्रिड, यस, प्योर लाइन। अब हम इन तीनों वर्ड्स के बारे में समझते हैं, बहुत इजी है। ठीक है, सपोज एक सिंगल प्लांट है। ठीक है, अगर एक सिंगल प्लांट है, ओके, फटाफट समझ लो 2 मिनट में, अगर वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, अगर एक सिंगल प्लांट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, तो उससे फिर हमें जो आगे पौधे मिलते हैं उन्हें हम लोग क्या बोल सकते हैं, उन्हें हम लोग कह देंगे क्लोन्स। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हो जाएगा आपका, क्लोन्स। ठीक है, क्या यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं पर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखा है, नहीं, तो हम क्लोन्स आंसर लगाएंगे ही नहीं। ठीक है, अब अगर एक सिंगल प्लांट है
और ये प्लांट कैसा है, ये प्लांट आपका होमोजाइगस है। अगर ये सिंगल प्लांट है और होमोजाइगस है और अगर ये पौधा सेल्फ पॉलिनेशन करे तो फिर जो हमें आगे प्लांट्स मिलेंगे वो क्या होंगे, वो आपके प्योर लाइन्स होंगे। तो अगर आपका एक सिंगल होमोजाइगस सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट से जो आपको पौधे मिलते हैं उन्हें हम क्या कह देंगे, प्योर लाइन्स। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर प्योर लाइन्स कैसे मिलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन से ही मिलते हैं। तो आपको यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि एक होमोजाइगस लाइन जो सेल्फ पॉलिनेशन से मिले। अच्छा, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, homozygous line developed by self pollination and cross pollinated crop is termed as, हाँ तो यहाँ पे इनब्रेड आंसर होगा। ठीक है, इसको भी करेक्ट कर लो आप लोग। ओके, ये राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर होगा इनब्रेड। दिस इज योर आंसर। 2 करेक्शंस होगी आपकी स्लाइड में, गलती से वो गलत मार्क्ड हो गए हैं। ठीक है, तो राइट आंसर होगा इनब्रेड। ओके, क्यों अभी समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन तो करवा रहे हैं लेकिन एक क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में। आप समझते हैं ट्विस्ट क्या हुआ है। ठीक है, जब आपका एक प्लांट है, ठीक है, जब आपका एक प्लांट है, ठीक है, ये आपका एक क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट है। ठीक है, ये आपका एक क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट है। अब अगर हम जबरदस्ती इसमें बार बार सेल्फिंग करवाए तो ये प्लांट किस में बदल जाएगा, ये प्लांट एक इनब्रेड बन जाएगा। ये प्लांट किस में बदल जाएगा, ये प्लांट आपका एक इनब्रेड बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका एक प्लांट है, ठीक है, वो क्रॉस पॉलिनेटेड है और उसमें अगर आप जबरदस्ती सेल्फिंग करवाने लग जाओगे तो वो किस में बदल जाएगा, वो एक इनब्रेड में बदल जाएगा। ये पौधा बेचारा अपना पोलन बाहर देना चाहता है, आप इसको बार बार सेल्फ पॉलिनेशन करवा रहे हो तो ये बुद्धू सा पौधा बन जाएगा, एक इनब्रेड बन जाएगा। ये अल्टीमेटली इसकी हेटेरोजाइगोसिटी कम हो जाएगी और ये आगे जाके होमोजाइगस बन जाएगा। ठीक है, तो ये 3 डिफरेंसेस तीनों पौधों के बारे में समझ लोगे तो कभी भी गलती नहीं करोगे। अगर आपका सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन लिखा होता तो फिर हम प्योर लाइन लगा देते, लेकिन यहाँ पे लिखा है क्रॉस वाले प्लांट में जब आप सेल्फ पॉलिनेशन करवाने लग जाओगे जबरदस्ती तो आप फिर आगे जाके उसको इनब्रेड के रूप में देखोगे। सो योर राइट आंसर हियर इज नॉट प्योर लाइन बट इनब्रेड। अगला क्वेश्चन, इसमें यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। म्यूटेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन करवाने के बाद जो आपको अलग तरीके का पौधा देखने को मिलता है उसे हम लोग कहते हैं म्यूटेंट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको एक कैरेक्टर दर्शाने के लिए सेवरल जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल, जो स्मॉल इंडिविजुअल इफेक्ट दिखाते हो जिसमें डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन देखते हो, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन हटा के कंटिन्यूअस वेरिएशन कर दो। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन नहीं होगा यहाँ पे होगा कंटिन्यूअस वेरिएशन। अब बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। यस, राइट आंसर क्या होगा, पॉलीजेनिक कैरेक्टर्स। ठीक है, तो पॉलीजेनिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जब बहुत सारी जीन्स मिलकर एक कैरेक्टर दिखा रही है तो पॉलीजेनिक कैरेक्टर, जब 2-3 जीन्स मिलकर एक कैरेक्टर दिखा रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, ओलिगोजेनिक कैरेक्टर्स। ठीक है, तो इसके बीच में डिफरेंसेस देख लेते हैं। ठीक है, अब ओलिगोजेनिक कैरेक्टर्स का दूसरा नाम क्या है, क्या आप मुझे बता सकते हो कमेंट्स पे, तब तक मैं आपको इसके बारे में और बताती हूँ। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा कि ओलिगोजेनिक कैरेक्टर्स डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन दिखाते हैं और पॉलीजेनिक कंटिन्यूअस। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत सारी जीन्स लगी हुई है एक कैरेक्टर को दिखाने के लिए, तो बार बार चेंजेस आ सकते हैं, कंटिन्यूअस वेरिएशन देखोगे। यहाँ पे लगातार वेरिएशन नहीं होता, रुक रुक के होता है, कभी होगा कभी नहीं, इसलिए हम यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझ सकते हो कि इसे हम लोग क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स कहते हैं या फिर मेजर जीन कैरेक्टर्स, और पॉलीजेनिक को बोल सकते हैं क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स या फिर माइनर जीन कैरेक्टर्स। देखो, जहां पे ज्यादा जीन्स होंगी वहां पे क्वांटिटी शब्द का यूज करोगे तो क्वांटिटेटिव, और जहां पे कम जीन्स होंगी वहां पे क्वालिटी शब्द का यूज करोगे तो क्वालिटेटिव। ठीक है, और इस केस में आप कह सकते हो इसमें कम जीन्स है तो सबका अपना बड़ा बड़ा रोल होगा, इसलिए हम इसको मेजर जीन बोलते हैं, और वहां पे ज्यादा जीन्स है तो सबका छोटा छोटा रोल होगा तो हम इसको माइनर जीन्स कहते हैं। ठीक है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल्स। अब जिन कैरेक्टर्स को आप नाप सकते हो वो होते हैं पॉलीजेनिक, और जिनको नहीं नाप सकते हो वो हो जाएंगे ओलिगोजेनिक। ठीक है, जैसे कलर, शेप वगैरह हो गया, ये सब ओलिगोजेनिक हो गए, और यहाँ प्रोटीन कंटेंट, ऑयल कंटेंट, सीड वेट वगैरह हो गया तो ये पॉलीजेनिक हो जाएंगे। तो ये भी टेबल अच्छे से देख लीजिएगा, आप देख ही सकते हो कितने सारे एग्जाम्स में से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, अगला जीन पूल से क्वेश्चन है आपका ये नेक्स्ट, इसको पढ़िए और इसका आंसर बताइए क्या होगा। यस, जीन पूल आपका ऐसा जिसमें इंटरमीटिंग बहुत मुश्किल से होती है और सिर्फ पार्शियली स्टेराइल प्लांट्स मिल सकते हैं, तो आप उसे क्या बोलते हो, सेकेंडरी जीन पूल। ठीक है, देखो होता क्या है यहाँ पे,
यहाँ पे एक तरह से आप देखोगे कि अगर आपका ऐसा जीन पूल है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 100% फर्टाइल प्लांट्स मिले तो उसको GP1 कहते हैं। फिर ऐसा जीन पूल जिसमें हमें आधे 50% स्टेराइल प्लांट्स मिल रहे हैं और 50% हमें फर्टाइल प्लांट्स मिल रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा आपका जीन पूल 2। ठीक है, फिर जीन पूल 3 क्या होता है जिसमें आपको 100% स्टेराइल प्लांट्स ही मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो एक तरह से फर्स्ट जो पहला जीन पूल 1 होता है उसे प्राइमरी जीन पूल कहते हैं, जो जीन पूल 2 है वो सेकेंडरी और जो जीन पूल 3 है वो टर्शरी। फिर ये जरूर याद रखिएगा जीन पूल 1 में वो पौधे आते हैं जो सेम स्पीशीज के होते हैं, तो उसमें क्रॉसिंग आराम से हो जाती है, तो हमें फर्टाइल हाइब्रिड सारे के सारे मिल जाते हैं। लेकिन जीन पूल 2 में आपके वो प्लांट्स आते हैं जो डिफरेंट स्पीशीज के होते हैं पर सेम जीनस को बिलोंग करेंगे, तो उसमें क्रॉसिंग थोड़ी मुश्किल से होती है, इसलिए हमें 50% स्टेराइल और 50% फर्टाइल प्लांट्स मिलते हैं। फिर बात करते हैं जीन पूल 3 की, तो उस केस में हमें सारे के सारे डिफरेंट जीनस वाले पौधे देखने को मिलते हैं, तो उस केस में भी आपको सारे के सारे प्लांट्स स्टेराइल देखने को मिलेंगे। ऐसे ही आपका एक जीन पूल 4 भी होता है जिसको हम लोग क्वाटर्नरी जीन पूल बोलते हैं। ठीक है, क्वाटर्नरी जीन पूल बोलते हैं। तो जो क्वाटर्नरी जीन पूल है उसमें कौन से प्लांट्स आते हैं? ऐसे प्लांट्स आते हैं जिनका रिश्ता आपस में कुछ नहीं होता, तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रांसजेनिक क्रॉप्स है, इंपॉर्टेंट है, जो ट्रांसजेनिक क्रॉप्स है वो हमारे कहाँ पे आएंगे? जीन पूल 4 में आएंगे। ठीक है, क्लियर? जीन पूल क्या होता है? सेट ऑफ ऑल द जीन्स, सारी जीन्स को मिला के, एक स्पीशीज के सारे जीन्स को मिला के जीन पूल कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी का है, ये भी बहुत कॉमन टर्म है, इसका आंसर बताइए क्या होगा? कि प्लांट्स के केस में अगर सेल की कैपेसिटी होती है कि वो पूरे पूरे कंप्लीट प्लांट में डेवलप हो जाए, तो आप उसे क्या बोलोगे? बहुत सिंपल है ना? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा दैट इज टोटिपोटेंसी। देखो टिश्यू कल्चर में क्या होता है, आप कोई भी प्लांट का पार्ट ले लो और उससे पूरा पूरा प्लांट डेवलप कर सकते हो। तो यहाँ पे एक तरह से टिश्यू का यूज करके आप प्लांट को डेवलप करते हो या मल्टीप्लाई करते हो, तो इसलिए वो जो टिश्यू या सेल की क्षमता होती है कि वो पूरे पूरे प्लांट में डेवलप हो जाए, उसे कहते हैं हम लोग एक तरह से टोटिपोटेंसी। ठीक है, ऐसे ही टिश्यू कल्चर के कुछ और भी टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। जब आपका टिश्यू कल्चर का जो भी प्लांट का पार्ट आप लेते हो टिश्यू कल्चर करने के लिए, उसे कहते हैं एक्सप्लांट। अगर आपने रूट ले ली तो रूट हो गया एक्सप्लांट, अगर आपने शूट ले ली तो शूट ले हो गया एक्सप्लांट। ठीक है, उसके बाद जब आप एक्सप्लांट को लेते हो फिर हम उसको एक सोल्यूशन में डालते हैं, कल्चर मीडिया में डालते हैं जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, अब जब आपने इस एक्सप्लांट को एक न्यूट्रिएंट मीडिया में डाल दिया तो फिर वो धीरे धीरे किस में बदल जाएगा? ऐसे कैलस में बदल जाता है। तो कैलस क्या होता है कि जो उसके सेल्स है एक्सप्लांट के, वो इकट्ठे होकर एक अनऑर्गेनाइज सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो जो अनऑर्गेनाइज सा स्ट्रक्चर बन जाता है एक तरह से सेल्स को मिला के, उसे कहते हैं हम लोग एक तरह से कैलस। ठीक है, अब यहाँ पे और क्या टर्म्स है, और आप कह सकते हो यहाँ पे एसेप्टिक कंडीशन। एसेप्टिक कंडीशन क्या होती है? स्टेराइल कंडीशन, कंटामिनेशन फ्री इन्वायरमेंट, ऐसा इन्वायरमेंट जहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बिल्कुल भी ना हो, बिल्कुल हेल्दी एसेप्टिक इन्वायरमेंट आप इसको कह सकते हो। ठीक है, तो ये होगा आपका एसेप्टिक कंडीशन। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? माइक्रो प्रोपोगेशन क्या होता है? माइक्रो मतलब जब एक छोटे से पार्ट से आप पूरा पूरा प्लांट डेवलप कर लेते हो तो उसे कहते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन, और टिश्यू कल्चर का दूसरा नाम आप इसको कह सकते हो। उसके बाद बात करते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है। क्रायो प्रिजर्वेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। क्रायो प्रिजर्वेशन आप कह सकते हो कि एक तरह से ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एक तरह से आप एक टिश्यू को या बायोलॉजिकल सेल को बहुत ही लो टेम्परेचर में रखते हो लंबे समय तक, ताकि वो कंजर्व्ड रहे और उसके अंदर की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रुक जाए, ताकि आप उसको लंबे समय तक कंजर्व करके रख सको। और यूजुअली हम लिक्विड नाइट्रोजन में क्रायो प्रिजर्व करते हैं और -196 डिग्री सेल्सियस में रखते हो। अगला क्वेश्चन, जो वीट है उसमें जो डी जीनोम है, ठीक है क्लियर, तो आप कह सकते हो जो वीट है उसमें जो डी जीनोम है, ठीक है, वो आपका एक तरह से कौन सा होता है, कौन से स्पीशीज से लिया गया है? सबसे पहले वीट क्या होता है? हेक्साप्लॉइड वीट जो है वो आपका ट्रिटिकम एस्टिवम है जिसका क्रोमोसोम नंबर होता है 42 और ये हेक्साप्लॉइड है। हेक्साप्लॉइड है मतलब यहाँ पे ये 3 स्पीशीज, इसका जो जीनोम है वो क्या है? ए बी बी डी डी, मतलब ये 3 डिफरेंट स्पीशीज से हमें मिला है। एक स्पीशीज ने हमें डी दिया होगा, एक ने ए दिया होगा और एक ने बी दिया होगा। तो यहाँ पे डी कहाँ से आया है? डी आया है एजिलोप्स स्क्वेरोसा से। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है सब कुछ यहाँ पे कि इसका जीनोम तो ये है। अब ट्रिटिकम मोनोकोकम ए जीनोम का सोर्स है, फिर आपका एजिलोप्स पेल्टोइड्स बी जीनोम का है और एजिलोप्स स्क्वेरोसा जो है वो डी जीनोम का है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता है और ये तीनों हमारी डिप्लॉइड स्पीशीज है।
पहले क्या करोगे आप, पहले हम ए वाले को डीबी से क्रॉस करवाएंगे, तो हमें यहाँ पे स्टेराइल हाइब्रिड मिल जाएगा। इसमें हम कॉल्चिसिन डालेंगे जो क्रोमोसोम को डबल कर देगा, तो आपको ये टेट्राप्लॉइड वीट मिल जाएगा। फिर टेट्राप्लॉइड वीट को आप यहाँ पे डी वाले के साथ क्रॉस करवा दोगे तो तीसरी स्पीशीज है, और फिर हमें ये एबीडी स्टेराइल हाइब्रिड मिल जाएगा। फिर हम इसमें कॉल्चिसिन डालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हेक्साप्लॉइड वीट मिल जाएगा। तो ऐसे हमारा हेक्साप्लॉइड वीट का जन्म होता है। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अब इसका आंसर बताइए क्या होगा। यस, क्या होगा इसका आंसर? अगर आपका हेट्रोसिस बेस्ट कमर्शियल पेरेंट के ऊपर हो रहा है एस्टिमेटेड, तो आप इसे क्या बोलोगे? ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे इकोनॉमिक हेट्रोसिस। ठीक है, हेट्रोसिस क्या होता है अभी हमने डिस्कस करा, जब आपका F1 जो है वो दोनों पेरेंट से सुपीरियर हो, है ना। इसी का दूसरा नाम हाइब्रिड विगर भी होता है, और ये आपके पेपर में आ सकता है, हाइब्रिड विगर भी कह सकते हो। अब यहाँ पे क्या आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कि टर्म हेट्रोसिस किसने दिया? हेट्रोसिस टर्म का शब्द यहाँ पे जो टर्म था वो किसने दिया? दैट वाज शल इन 1914। ठीक है, वैसे तो तीन तरह का हेट्रोसिस होता है, एवरेज हेट्रोसिस, हेट्रोबेल्टियोसिस और आपका इकोनॉमिक हेट्रोसिस। एवरेज हेट्रोसिस को हम रिलेटिव हेट्रोसिस भी कह सकते हैं, फिर इकोनॉमिक हेट्रोसिस को आप स्टैंडर्ड या फिर यूजफुल हेट्रोसिस भी कह सकते हो। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर आपका सपोज यहाँ पे एक पेरेंट 1 है जो 10 क्विंटल ईल्ड दे रहा है, पेरेंट 2 आपका 5 क्विंटल ईल्ड दे रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे 6 क्विंटल ईल्ड दे रहा है। अगर F1 जो है वो हमें 9 क्विंटल ईल्ड देने लग जाए, ठीक है, अब इन दोनों पेरेंट्स का एवरेज कितना आएगा? वो आएगा 8। ठीक है, अब अगर F1 की परफॉर्मेंस दोनों पेरेंट के एवरेज से भी ज्यादा आ जाए तो आप इसे क्या बोलोगे? एवरेज हेट्रोसिस। मतलब अगर हेट्रोसिस यहाँ पे आपका ऐसा देखा जाए जिसमें F1 जो है वो मिड पेरेंट वैल्यू या फिर आपका एक तरह से जो कह सकते हो कि जो आपका एक तरह से जो एवरेज वैल्यू होती है दोनों पेरेंट्स की, उससे भी अच्छा परफॉर्म कर जाए तो आप उसको एवरेज हेट्रोसिस कहते हो। फिर हेट्रोबेल्टियोसिस क्या होता है? हेट्रोबेल्टियोसिस का मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा कि अगर F1 की परफॉर्मेंस बेटर पेरेंट से ज्यादा होती है, ठीक है, बेटर पेरेंट क्या हो गया? सपोज पेरेंट 1 10 था और पेरेंट 2 6 क्विंटल दे रहा है, अब अगर F1 की परफॉर्मेंस 12 क्विंटल आ जाए, मतलब बेटर पेरेंट क्या था? 10 वाला, उससे भी अच्छी परफॉर्मेंस दे जाए तो आप इसको हेट्रोबेल्टियोसिस बोलते हो। ठीक है, इकोनॉमिक हेट्रोसिस क्या होता है कि हमारे पास एक चेक वैरायटी होती है, उस चेक वैरायटी से हम कंपेयर करते हैं कि हमारी वैरायटी की परफॉर्मेंस कैसे आई है। चेक वैरायटी एक लोकल वैरायटी होती है जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, जो आपके फार्मर्स अडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक है, सपोज तो यहाँ पे सपोज अगर आप चेक वैरायटी की परफॉर्मेंस 12 क्विंटल है, अब आपकी F1 की परफॉर्मेंस 15 क्विंटल आ गई। ठीक है, अगर F1 चेक वैरायटी या फिर कमर्शियल वैरायटी से भी सुपीरियर परफॉर्मेंस दे जाए तो आप इसको कहते हो इकोनॉमिक हेट्रोसिस। और असल में जो हमारे लिए सबसे ज्यादा प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट हेट्रोसिस होता है वो इकोनॉमिक वाला ही होता है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या पूछा था यहाँ पे कि जो बेस्ट कमर्शियल वैरायटी के ऊपर सुपीरियर होता है उसे हम लोग कह देंगे एक तरह से इकोनॉमिक हेट्रोसिस। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगला देखते हैं हम लोग अब क्वेश्चन। ओके, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा सभी लोग। इनमें से कौन से आपके क्रॉप्स का सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एरिया होता है अंडर ट्रांसजेनिक ग्लोबली? पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कौन सा आपका ट्रांसजेनिक क्रॉप है जो एरिया वाइज ज्यादा होता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोयाबीन। ठीक है, अगर पूछा जाए सबसे पहला ट्रांसजेनिक क्रॉप कौन सा डेवलप हुआ था तो टोबैको। इंडिया में हम कौन सा सबसे पहले कमर्शियलाइज हुआ था ट्रांसजेनिक क्रॉप? तो वो था कॉटन। ठीक है, इसके अलावा और भी पॉइंट्स आप देख सकते हो। तो ट्रांसजेनिक क्रॉप क्या होता है? ट्रांसजेनिक क्रॉप आपके ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिसमें हमने बाहर से किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से जीन डाली हुई है। ठीक है, अगर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से आप जीन डालते हो तो आपको ट्रांसजेनिक क्रॉप मिल जाता है। सबसे पहली कंट्री जिसने ट्रांसजेनिक क्रॉप को कमर्शियलाइज किया था वो थी चाइना। ठीक है, ट्रांसजेनिक क्रॉप्स आपका सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में जो मैक्सिमम एरिया ऑक्यूपाई करता है वो है सोयाबीन। सोयाबीन के बाद है मक्का, फिर कॉटन, फिर कनोला। ठीक है, उसके बाद जो लीडिंग कंट्रीज है आपकी जो कमर्शियल कल्टीवेशन कर रही है ट्रांसजेनिक क्रॉप्स का, तो उसमें यूएसए है, ब्राजील है, अर्जेंटीना है, कनाडा है और इंडिया भी आता है। इंडिया 5th नंबर पे आता है। ठीक है, और यहाँ पे आपका देखा जाए तो इतने हेक्टेयर्स एरिया कवर करता है। ठीक है, ये तो आपका पुराना डेटा है लेकिन आप इतना आइडिया लगा सकते हो। फिर पहला जो ट्रांसजेनिक क्रॉप आपका एक तरह से कमर्शियलाइज हुआ था
कल्टीवेशन करने के लिए, ठीक है, जो आपका एक तरह से था वो फ्लावर सेवर टोमेटो था। और ये क्यों बनाया गया था? शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए। टमाटर बड़ी जल्दी सड़ जाते हैं, है ना, तो उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए कि लंबे समय तक वो सड़े ना, वो ठीक रहे, फर्म रहे, उसके लिए सबसे पहला जो ट्रांसजेनिक क्रॉप डेवलप करा गया था दैट वाज फ्लावर सेवर टोमेटो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी पॉलिनेशन पर क्वेश्चन है, इस चैप्टर से भी काफी क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। तो फटाफट इसका आंसर बताइए कि अगर आपका एंड्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो फिर यहाँ पे उसके लिए हम कौन सा टर्म यूज करेंगे? क्या होगा राइट आंसर? देखो, जब स्नेल से होता है पॉलिनेशन तो आप इसको मलाकोफिली कहते हो, जब बैट से होता है तो चिरेप्टरोफिली कहोगे, जब विंड से होता है पॉलिनेशन तो अनीमोफिली, और जब एंट से होगा तो आप इसे क्या बोलोगे? मेरमेक्कोफिली। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरमेक्कोफिली। ओके, ये आपका दिया हुआ है यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट्स। पोलन का ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा तक का, तो अपने आप नहीं होता, कुछ ना कुछ एजेंट्स ट्रांसफर करवाते हैं, जिसको आपको यहाँ पे देख ही सकते हो। अगर विंड से होता है तो अनीमोफिली, वाटर से तो हाइड्रो, इंसेक्ट से तो एंटोमो, बर्ड से होगा तो ऑर्निथोफिली, फिर बाकी यहाँ पे और भी लिस्टेड है, हनी बी से होगा तो हाइमेनो या फिर मेलिटोफिली। ओके, तो ये भी एक बार आप नजर मार लेना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताइए राइट आंसर क्या होगा? इसमें बड़ी कंफ्यूजन रहती है बच्चों को, तो आई होप आप इसको समझ के पढ़ोगे, कोई भी गलती नहीं करोगे। इसको फटाफट देख लीजिए। यस, अगर पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन अनओपन फ्लावर में होता है, मतलब फूल नहीं खुलता है तभी हो जाता है, तो इसको कहेंगे क्लीस्टोगैमी। एक होता है चास्मोगैमी और एक होता है क्लीस्टोगैमी। अगर पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन बंद फूल में ही हो जाए तो क्लीस्टोगैमी, क्लीस्टो का मतलब होता है बंद। लेकिन अगर आपका फर्टिलाइजेशन फूल खुलने के बाद हो रहा है तो चास्मोगैमी। अगर पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन हो रहा है बंद फूल में तो क्लीस्टोगैमी। अब अगर आपका फूल बंद है, पॉलिनेशन हो गया बंद फूल में ही, उसके बाद फूल खुलेगा और फिर फर्टिलाइजेशन होगा, तो फूल खुलने के बाद फर्टिलाइजेशन होगा तो आप उसको कहते हो चास्मोगैमी। ठीक है, ऐसी और भी टर्म्स है जैसे होमोगैमी। होमोगैमी मतलब जब एंथर और स्टिग्मा सेम टाइम पे मैच्योर करते हैं। ठीक है, हर्कोगैमी मतलब जब एंथर के आसपास एक फिजिकल मेम्ब्रेन हो जाती है जिसकी वजह से पोलन बाहर नहीं निकल पाता। अब आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों सेल्फ पॉलिनेशन को बढ़ाती हैं और ये क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये सब आपको टर्म्स पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बायोटेक का है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसलिए मैं क्वेश्चन लेकर आई हूं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? डी डिफरेंशिएशन की री डिफरेंशिएशन? कंफ्यूजन है ना? क्या होगा राइट आंसर? अब अगर मैच्योर सेल मेरिस्टेमेटिक स्टेट में जा रहा है, मतलब यंग स्टेज में जा रहा है, या हम कह सकते हैं इमैच्योर स्टेट में वापस जा रहा है, तो आप इसे क्या बोलोगे? हम इसको बोलेंगे डी डिफरेंशिएशन। क्या बोलेंगे? डी डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो फटाफट इसको समझ लेते हैं। एक होता है डी डिफरेंशिएशन और एक होता है री डिफरेंशिएशन। हमेशा याद रखना, री वाला जो प्रोसेस है वो सीधा प्रोसेस है, मतलब जब आपकी कोई इमेच्योर सी चीज मैच्योर में कन्वर्ट हो जाती है तो आप इसे क्या कहते हो? री डिफरेंशिएशन। और जब आपकी कोई मैच्योर सी चीज इमेच्योर में कन्वर्ट हो जाती है तो आप इसे कहते हो डी डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कोई मैच्योर सी चीज आपकी मेरिस्टेमेटिक में कन्वर्ट हो गई, मेरिस्टेमेटिक मतलब यंग चीज में, तो हम इसको क्या बोल देंगे? डी डिफरेंशिएशन। होता क्या है, यूजुअली जब आपका टिश्यू कल्चर करते हैं तो सबसे पहले होता है एक एक्सप्लांट। सपोज हमने एक लीफ ले ली, इसको हमने बोल दिया एक्सप्लांट। जब आपने इसको कल्चर मीडिया में डाला तो सबसे पहले क्या बन जाएगा? कैलस बन जाएगा, और फिर यही कैलस की जब ग्रोथ होगी तो हमें प्लांट बनता हुआ दिखाई दे देगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है यहाँ पे आप समझ सकते हो कि ये एक्सप्लांट तो मैच्योर सी चीज है। ठीक है, अब ये कैलस में बदल रही है तो कैलस तो अनऑर्गेनाइज्ड है, तो ये इमेच्योर सा हो गया। और फिर जब कैलस है वो भी जब ग्रो करेगा तो फिर वो वापस से एक मैच्योर प्लांट में डेवलप हो जाएगा। तो जब भी टिश्यू कल्चर होता है तो सबसे पहले कोई मैच्योर चीज इमेच्योर में कन्वर्ट होती है, मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो डी डिफरेंशिएशन होता है, और फिर ये इमेच्योर वापस मैच्योर बन जाती है तो हम कह सकते हैं री डिफरेंशिएशन होता है। तो आप समझ लो कि टिश्यू कल्चर करते वक्त सबसे पहले डी डिफरेंशिएशन होता है, फिर आपका री डिफरेंशिएशन होता है। ओके, तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। अब आई होप अब आपको समझ में आ गया है, अब आप इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, चलो
अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाओगे। भाई सीयूईटी का पेपर है, एमएससी एंट्रेंस का है, थोड़ा तो ट्रिकी करेगा ना वो, तो ऑप्शंस में ट्रिकी हो सकता है, क्वेश्चन में ट्रिकी हो सकता है, तो बिल्कुल उसी फॉर्मेट में हम लोग लेकर आए हैं यहाँ पे क्वेश्चंस, और मैं भी आपको वही करवाऊंगी, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगी। अगर अभी भी समय है, अभी भी आपकी गलतियां हो रही है, तो रिवाइज कर लो, है ना। रिवाइज करोगे तो आराम से सब कुछ टैकल हो जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना कि मैम गलत हो रहे हैं क्वेश्चन। आराम से आप देखो, क्वेश्चंस को तोड़ तोड़ के पढ़ो, ऑप्शंस को तोड़ तोड़ के पढ़ो, सब कुछ हो जाएगा अच्छे से, बस कंसेप्ट की रिविजन चाहिए। ओके चलो, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ट्रांसडक्शन। सारे ट्रांस वाले वर्ड्स को समझ लो। सबसे पहले ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन देख लेते हैं। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, आपका वो प्रोसेस जिसमें डीएनए आरएनए बनाता है। कौन सा आरएनए, एमआरएनए, ठीक है। ट्रांसलेशन क्या होता है, जो एमआरएनए बना वो जब आपका आगे जाके प्रोटीन बना देता है, तो उसे हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, एक सेल है उसके अंदर का डीएनए अगर दूसरे सेल में चला जाए, अगर एक सेल का डीएनए दूसरे सेल में चला जाए अपने आप, तो आप उसे कहते हो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। लेकिन अगर एक सेल का डीएनए दूसरे सेल में चला जाए वायरस की मदद से, यानी कि बैक्टीरियोफेज की मदद से, ठीक है, बैक्टीरियोफेज की मदद से, तो आप उसे कहते हो ट्रांसडक्शन। बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस होता है जो बैक्टीरिया को मार देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे सब कुछ लिस्टेड है, आप बाद में जाके पढ़ सकते हो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताइए इसका आंसर। पॉलीप्लॉइडी चैप्टर से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको ध्यान से पढ़ना है ये, ठीक है। कौन सा क्रॉप की प्लॉइडी लेवल क्या होगी, ठीक है। तो स्ट्रॉबेरीज की पूछी है, तो स्ट्रॉबेरीज की क्या होगी, ऑक्टाप्लॉइड, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट ऑफ क्रॉप सीओए है, जो ऑक्टाप्लॉइड है, जो ट्रिप्लॉइड है, टेट्राप्लॉइड है, तो इसको आप आराम से देखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है। ये देख सकते हो कितने सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसको आप बाद में पढ़ सकते हो, ठीक है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे म्यूटेशन पर ये क्वेश्चन है, इजी है, लग रहा है बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इजी है। तो अगर आपने सिलेबस कंप्लीट करा हुआ है तो आप ये आंसर बता सकते हो। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा एवरीवन। क्या होगा राइट आंसर, यस, नॉनसेंस म्यूटेशन। देखो क्वेश्चन को समझते हैं, जिसको नहीं समझ में आया वो समझो। अगर आपका ऐसा म्यूटेशन हो रहा है जिसमें अमीनो एसिड चेंज हो गया है, पहले क्या था, पहले यूजीसी कोडॉन था, अब क्या हो गया, यूएजी हो गया, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे कुछ करेक्शन कर लो आप लोग, ठीक है, इसको आप कर लो, यहाँ पे यूजीसी मत करो, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर लो, इसको आप करो एक तरह से यूजीसी कर दो। यहाँ पे यूजीसी था, एक मिनट, यूजीसी मत करो आप, इसको यूसीजी कर दो, ठीक है, यूसीजी कर दो आप इसको, ठीक है। क्लियर, तो अगर यूसीजी था उसको हमने यूएजी कर दिया है, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, तो एक तरह से हम कह सकते हैं इस केस में क्या होगा आंसर, ठीक है। पहले तो क्या था, पहले यूसीजी था, अब क्या होगा यूएजी, ठीक है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे एक बेस की जगह दूसरे बेस ने ले ली, ठीक है, एक बेस की जगह दूसरे बेस ने ले ली, तो ये पॉइंट म्यूटेशन हो रहा है। पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है, जब एक बेस की जगह दूसरा बेस ले ले। पर यहाँ पे ये था आपका नॉर्मल कोडॉन, जो कोई ना कोई अमीनो एसिड बना रहा था, लेकिन अभी किस में बदल गया, ये बदल गया स्टॉप कोडॉन में, ठीक है। तो जब आपको एक नॉर्मल कोडॉन स्टॉप कोडॉन में बदल जाए, तो फिर हम इस तरह के म्यूटेशन को क्या बोलते हैं, नॉनसेंस म्यूटेशंस, ठीक है, क्योंकि नॉनसेंस कोडॉन ही क्या होता है, स्टॉप कोडॉन, है ना। तो देखो ये सारे हम लोग म्यूटॉन्स को पढ़ लेते हैं, म्यूटेशंस को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे एक ही डायग्राम से मैं आपको ये सारे समझा दूंगी। सपोज अगर आपका यहाँ पे एक नॉर्मल कोडॉन है यूयूए, ये कोई ना कोई अमीनो एसिड बनाता है, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे ये ऐसे बदल गया, ठीक है, ये कोडॉन इसमें बदल गया, पहले यूयूए था अब यूएए हो गया है, तो यू की जगह ए ने ले ली, तो हम समझ जाएंगे यहाँ पे क्या हुआ कि इसकी वजह से स्टॉप कोडॉन बन गया, है ना। तो अगर म्यूटेशन ऐसा हो जिसमें रिजल्ट में आपको स्टॉप कोडॉन बनता हुआ दिख जाए, तो आप इसे नॉनसेंस म्यूटेशन कह दोगे, है ना। अब यहाँ पे सपोज नॉर्मल कोडॉन ये था जो क्या बना रहा है, लूसीन। अब अगर ये यूयूए जो है वो जीयूए में बदल जाए, तो आप क्या देखोगे, हम देखेंगे कि यहाँ पे एक तरह से यू की जगह किसने ले ली, जी ने ले ली, है ना। तो इस केस में अब क्या बनने लग गया, वलाइन। अगर म्यूटेशन की वजह से आपको रिजल्ट में कोई दूसरा अमीनो एसिड बनते हुए दिखाई दे जाए, तो आप इसको मिससेंस म्यूटेशन कहोगे, ठीक है।
फिर आपने देखा यहाँ पे पहले UUA था जो लुसीन बनाता है, अब इसमें म्यूटेशन हो गया तो ये क्या बन गया, CUA। ठीक है, तो अब पहले U था अब C में बदल गया है ना। तो यहाँ पे पहले क्या था, पहले भी लुसीन बन रहा था, अभी भी लुसीन बन रहा है, मतलब अंदर ही अंदर बेस तो चेंज हो गया लेकिन बाहर का रिजल्ट तो सेम ही रहा, सेम अमीनो एसिड मिला। तो आप इस तरह के म्यूटेशन को साइलेंट म्यूटेशन कह दोगे। फिर नेक्स्ट आता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। उसमें क्या होता है, या तो एक बेस आपका ऐड हो जाता है या तो एक बेस आपका डिलीट हो जाता है, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होता। तो एक बार ये सारी चीजें पढ़ लीजिएगा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ क्रॉसेस पे। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यस, सिंपल है ये भी क्वेश्चन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा देखते हैं। अगर आपको एक ऐसा हाइब्रिड बन रहा है जो इनब्रेड और ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी के बीच में होता है तो उसे हम लोग कहते हैं टॉप क्रॉस। ठीक है, तो ये सारे क्रॉसेस आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, इसको अच्छे से पढ़ लेना, ये आपके बहुत सारे एग्जाम्स में आता है। तो देखो यहाँ पे जब हम दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉस करवाते हो तो सिंगल क्रॉस, जब आप दो सिंगल क्रॉसेस के बीच में क्रॉस करवाते हो तो डबल क्रॉस। ठीक है, फिर जब हम सिंगल क्रॉस और इनब्रेड के बीच में क्रॉस करवाते हो तो 3 वे क्रॉस। जब आप इनब्रेड और ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी के बीच में क्रॉस करवाते हो तो आप इसे टॉप क्रॉस कहते हो, और जब हम सिंगल क्रॉस और ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी के बीच में क्रॉस करवाते हैं तो आप इसको डबल टॉप क्रॉस कहते हो। ये आपको सब कुछ पता होना चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन से कैरेक्टर्स थे जो मेंडल ने स्टडी नहीं करे। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि इनमें से कौन से कैरेक्टर्स थे जो मेंडल ने स्टडी नहीं करे। 7 कैरेक्टर्स है जो मेंडल ने स्टडी किए थे, और मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स है। ठीक है, इन्होंने मटर पर काम किया था, गार्डन पी पे काम किया था, और इनको यहाँ पे एक तरह से इन्होंने जेनेटिक्स की खोज करी 1866 में। ठीक है, तो मटर के 7 कैरेक्टर्स पे काम किया था, तो इनमें से कौन सा कैरेक्टर नहीं है। लीफ कलर नहीं है, सीड कलर होता है, सीड शेप होता है, पॉट शेप होता है, फ्लावर पोजीशन होता है। तो ये सातों के सातों कैरेक्टर्स यहाँ पे दिखाए हुए हैं, और ये जो 7 कैरेक्टर्स थे उसके लिए जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल थी वो आपकी 4 क्रोमोसोम्स में पाई जाती है, क्रोमोसोम नंबर 1, 4, 5, 7। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यूज ट्राइंगल के ऊपर है जो नागा हारू ने दिया था। तो ब्रासिका स्पीशीज कैसे आपकी किस क्रॉस से कौन सी ब्रासिका स्पीशीज मिलती है वो आपका है यहाँ पे। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, एक ट्रिक से आप पता लगा सकते हो। ठीक है, एक ट्रिक से आप पता लगा सकते हो। पहले आंसर देखो फिर ट्रिक बताती हूँ। तो जब आप नाइग्रा और ओलरेसी का क्रॉस करवाते हो तो आपको क्या मिलता है, कैरीनेटा। तो ये ट्रिक है आपके लिए। ठीक है, कैसे याद करोगे, NOC से नाइग्रा और ओलरेसी का क्रॉस होगा तो क्या मिलेगा, कैरीनेटा। फिर कंपेस्ट्रस और ओलरेसी का क्रॉस होगा तो क्या मिलेगा, नेपस मिलेगा। ठीक है, कंपेस्ट्रस और नाइग्रा का क्रॉस होगा तो क्या मिलेगा, जंक्शिया मिलेगा। ठीक है, क्लियर। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, इसे हम यूज ट्रायंगल कहते हैं, और हमें इसके बारे में किसने बताया, नागा हारू ने बताया था। ऐसे आप समझ सकते हो कि इसके क्रॉस से क्या बनेगा। ये आपकी सारी टेट्राप्लॉइड स्पीशीज है, एलो टेट्राप्लॉइड स्पीशीज है किसकी, ऑफ ब्रासिका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, अगर एक प्लांट के रूट टिप में 16 क्रोमोसोम्स होते हैं तो उसके पोलन ग्रेन में कितने क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, देखो प्लांट के रूट टिप में कितने हैं, 16 क्रोमोसोम्स, मतलब ये डिप्लॉयड बताया गया है। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे पोलन में पूछा है तो पोलन कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, तो पोलन के अंदर कितने क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, 8। ठीक है, तो ऐसे आप एग्जाम में क्वेश्चन निकाल सकते हो। यही अगर एंडोस्पर्म का पूछा होता है कि एंडोस्पर्म में कितने क्रोमोसोम्स होंगे, तो एंडोस्पर्म में 3n होता है, तो यहाँ पे 3 × 16 हो जाता है, यानी कि 48। ठीक है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन, या 3 × 16 नहीं, सॉरी 3 × 8 होता है ना, n लगता ना उसमें, तो 24 आंसर हो जाता। ठीक है, तो एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है, पोलन हैप्लॉइड होता है, तो अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चंस के आंसर्स बता सकते हो। ठीक है, चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, बताइए बॉन्ड्स पे है, डीएनए के बॉन्ड्स पे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो पूछा है कि नाइट्रोजन और बेसिस के बीच में कौन सा बॉन्ड जुड़ा होता है, फॉस्फोडाइस्टर, आयोनिक, हाइड्रोजन या फिर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो राइट आंसर इज आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये लिस्ट दी हुई है आपको, यहाँ पे सब कुछ देख लीजिएगा। जो आपके हाइड्रोजन बॉन्ड्स के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो दोनों स्ट्रैंड्स के बीच का बॉन्ड होता है।
दोनों स्ट्रैंड्स आपस में कनेक्टेड है तो हाइड्रोजन बॉन्ड से ही कनेक्टेड होंगी। अगर ये बॉन्ड टूट जाएंगे तो फिर दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो जाएंगी। तो हम कह सकते हैं कि बेसिस के बीच में जो बॉन्ड होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। मतलब अगर एडेनाइन और थायमीन आपस में जुड़े हुए हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड? 2। उसके बाद ग्यूनाइन और साइटोसिन अगर आपके आपस में जुड़े हुए हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हैं। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड? 3। ठीक है, फिर यहाँ पे आप कह सकते हो शुगर और फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड होता है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। फिर शुगर और बेस के बीच में जो बॉन्ड होता है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। ठीक है, ओके। चलो अगला क्वेश्चन, डीएनए हेलिक्स का पिच क्या होता है और डायमीटर क्या होता है? ठीक है, तो ऑलमोस्ट आप यहाँ पे डीएनए के बारे में तो सब कुछ जान ही लोगे। आपको बताना है डायमीटर क्या है डीएनए का, बहुत इंपॉर्टेंट है, और पिच क्या है। ठीक है, तो डायमीटर होता है 20 एंगस्ट्रॉम और पिच कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 नैनोमीटर्स और 3.4 नैनोमीटर्स। ठीक है, नैनोमीटर्स में भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा और भी पॉइंट्स है जो आपको पता होना चाहिए। डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में हमें सबसे पहले वॉटसन और क्रिक ने बताया था 1953 में। इसका स्ट्रक्चर होता कैसे है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। 2 स्ट्रैंड्स होती है जो हेलिकल पैटर्न में चलती है। डीएनए के अंदर बेस होता है, शुगर होता है, फॉस्फेट होता है। तो बेसिस अंदर की तरफ होती है, शुगर फॉस्फेट बाहर की तरफ। बैकबोन ऑफ डीएनए शुगर और फॉस्फेट को बोलते हैं। डायमीटर पता लगा चुके हैं, पिच पता लगा चुके हैं। ठीक है, डीएनए में आपकी दोनों स्ट्रैंड्स ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती है, इसे कहते हैं एंटी पैरेलल नेचर। फिर डीएनए में जो बेस पेयरिंग होती है वो कॉम्प्लीमेंट्री होती है, मतलब कोई ना कोई बेस आपस में पेयर बना के बैठा हुआ है। ए करता है टी के साथ पेयरिंग, जी करेगा सी के साथ पेयरिंग। इसके अलावा आपको एक और चीज पता होनी चाहिए कि इस केस में जो अगल बगल वाले बेसेस होते हैं, सपोज यहाँ पे बेसिस है तो जो अगल बगल वाले बेसेस होंगे उनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है? 3.4 एंगस्ट्रॉम या 0.34 नैनोमीटर्स आप कह सकते हो, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और एक पिच क्या होता है? एक कंप्लीट टर्न। एक कंप्लीट टर्न में कितने बेस पेयर्स आते हैं? 10 आते हैं। तो हम कह सकते हैं मीन बेस पेयर्स पर टर्न कितना होगा? 10। तो ये सारे पॉइंट्स अच्छे से आपको यहाँ पे लिख के दिए हुए हैं, आराम से इसको रिवाइज करिएगा। अगला क्वेश्चन बताइए क्या होगा आंसर? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए अगर बैक्टीरिया में है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? देखो, मेन क्रोमोसोम जो होता है डीएनए का वो तो ग्रोथ वगैरह देख ही रहा है। बैक्टीरिया का जो मेन डीएनए होता है वो ग्रोथ वगैरह देखता है, लेकिन मेन डीएनए के अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट्स भी होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा डीएनए भी पाया जाता है। उसे हम लोग कहते हैं प्लाज्मिड। उसे क्या बोलेंगे? प्लाज्मिड बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। और प्लाज्मिड एक वेक्टर की तरह काम करता है, क्लोनिंग वेक्टर की तरह काम करता है। ये क्या करेगा? जेनेटिक इंजीनियरिंग में जब हमें ट्रांसजेनिक क्रॉप्स बनाने होते हैं तो फिर जो फॉरेन जीन आपने बाहर से ली है उसको लेके कौन जाता है? ये प्लाज्मिड वेक्टर ही जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स ऑटो टेट्राप्लॉइड जीनोम? इनमें से ऑटो टेट्राप्लॉइड को आप कैसे दर्शा सकते हो? इनमें से आप ऑटो टेट्राप्लॉइड को कैसे दर्शा सकते हो? देखो, ऑटो पॉलीप्लॉइड होता है और एक एलो पॉलीप्लॉइड होता है। तो ऑटो पॉलीप्लॉइड मतलब क्या होता है? पॉलीप्लॉइड मतलब जब क्रोमोसोम 2 से ज्यादा कॉपी में पाए जाते हैं। अगर क्रोमोसोम पॉलीप्लॉइड है और वो अगर सेम स्पीशीज से मिला है तो आप उसको ऑटो पॉलीप्लॉइड कहते हो, और अगर वो डिफरेंट स्पीशीज से मिला है तो आप उसको एलो पॉलीप्लॉइड बोलते हो। अब सपोज यहाँ पे कैसे समझ में आएगा कि सेम स्पीशीज के है कि डिफरेंट? यहाँ पे समझ में आ रहा है सेम स्पीशीज के हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक तरह से आपके एक ही लेटर है। यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है डिफरेंट स्पीशीज के है। ठीक है, यहाँ पे भी हमें समझ में आ रहा है सेम स्पीशीज के है। ठीक है, और इस केस में हम कुछ नहीं कह सकते। ओके, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ डबल कॉपी में कोई नहीं है, कम से कम कोई ना किसी को डबल कॉपी में होना चाहिए था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितनी कॉपीज दिख रही है आपको क्रोमोसोम की? 3। तो हम इसको बोल देंगे ऑटो ट्रिप्लॉइड। क्यों? क्योंकि 3 कॉपीज में है तो ट्रिप्लॉइड, और सेम स्पीशीज से है तो ऑटो ट्रिप्लॉइड। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 4 कॉपीज, 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा? टेट्राप्लॉइड। लेकिन डिफरेंट स्पीशीज से मिला है तो हम इसे क्या बोल देंगे? एलो टेट्राप्लॉइड। ठीक है, क्लियर। और याद रखिएगा एलो टेट्राप्लॉइड का दूसरा नाम क्या होता है? इसको हम लोग एम्फी डिप्लॉइड बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो 4 कॉपीज है तो इसको भी हम लोग क्या बोल देंगे? टेट्राप्लॉइड। पर ये सेम स्पीशीज से मिला है तो आप इसको ऑटो टेट्राप्लॉइड बोल दोगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं कह सकते। क्वेश्चन में क्या पूछा है? ऑटो टेट्राप्लॉइड किसको बोल सकते हो? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स 8। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, इसका आंसर बताइए क्या होगा। अभी अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था फ्लावर सेवर टोमेटो के बारे में, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जो फ्लावर सेवर टोमेटो है, सबसे पहला क्वेश्चन आएगा ये किस क्रॉप की ट्रांसजेनिक क्रॉप है। तो ये एक तरह से टोमेटो का ट्रांसजेनिक वैरायटी है। इसको क्यों बनाया गया था, टोमेटो की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए, ताकि वो इतनी जल्दी आपका सड़े नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया गया था। तो ये एंटीसेंस mRNA टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया गया था। इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है, एक तरह से हम जीन को साइलेंट करने की कोशिश करते हैं। जीन का काम है कैरेक्टर दिखाना, तो अगर आप कोई भी जीन को काम करने से रोक दोगे, चुप करवा दोगे, तो वो काम नहीं कर पाएगी। ठीक है, होता क्या है, ये आपका 1994 में डेवलप किया गया था और यहाँ पे कैलजीन कंपनी द्वारा ये डेवलप करा गया था, कैलजीन कंपनी द्वारा। उसके बाद यहाँ पे एक तरह से होता क्या है कि सपोज आपका टमाटर है, ठीक है, सपोज हमारा टमाटर है। अब टमाटर की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, पेक्टिन की बनी होती है। ठीक है, अब पेक्टिन को यहाँ पे डाइजेस्ट करने वाला कौन सा एंजाइम है, पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज। ठीक है, ये जो पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज है, ये एंजाइम कैसे बना, किसी ना किसी जीन की वजह से बना होगा। तो कोई ना कोई जीन होती है जो इस एंजाइम को बनाती है, और फिर जब ये एंजाइम बनता है तो पेक्टिन जो है वो टूटता है। पेक्टिन अगर आपका टूट जाएगा तो फिर फ्रूट हमारा क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। अब हम चाहते हैं हमारा फ्रूट सॉफ्ट ना हो, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए, तो हम किस पे काम करेंगे, हम जीन पे काम करेंगे। हम इस जीन को इनएक्टिव बना देंगे, और अगर ये जीन इनएक्टिव हो जाएगी तो ये एंजाइम नहीं बन पाएगा। ये एंजाइम नहीं बनेगा तो फिर पेक्टिन टूटेगा नहीं, पेक्टिन टूटेगा नहीं तो हमारी सेल वॉल सॉफ्ट नहीं होगी, वो आपकी फर्म ही रहेगी और आपका टमाटर इतनी जल्दी खराब नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे हम जीन को ही इनएक्टिव या साइलेंट कर देते हैं एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, विच इज एंटीसेंस mRNA टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से एंजाइम की एक्टिविटी को रोक रहे हैं हम लोग, पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज। ठीक है, और यहाँ पे आप समझ जाना कि एक तरह से ये इसी की वजह से आपका जो टमाटर है वो सॉफ्ट होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भी जो फ्लावर सेवर टोमेटो की वैरायटी है, ठीक है, उसमें आपका एक तरह से शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है, इतनी जल्दी वो सड़ती नहीं है। ये टमाटर 3 हफ्ते तक वैसे का वैसा ही रहेगा। तो ये आपका ट्रांसजेनिक टोमेटो क्रॉप है। ओके, अगला क्वेश्चन। अब साइंटिस्ट और कॉन्ट्रीब्यूशंस भी याद करने हैं। आपके एग्जाम में साइंटिस्ट और कॉन्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तरफ साइंटिस्ट लिखा हो और एक अगर उसका कॉन्ट्रीब्यूशन, तो आपको अकॉर्डिंगली आंसर पता होना चाहिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। स्टर्टिविट ने क्या किया था, पहला लिंकेज मैप बनाया था, तो ए का 1 होना चाहिए, तो यानी कि पहला और चौथा ऑप्शन काट देते हैं। फिर सटन और बोवरी ने क्या किया था, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बताया था, तो यहाँ पे आपका बी का 4 होगा। तो राइट आंसर क्या आना चाहिए, ये। उसके बाद आपका ह्यूगो डी वीस, कार्ल फॉरेस्ट ने क्या किया था, एक तरह से हमारे यहाँ पे मेंडल के लॉ को खोजा था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे विलियम बेटसन ने क्या किया था, टर्म जेनेटिक्स दिया था। ठीक है, चलो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला, यहाँ पे अब आपको फर्स्ट हाइब्रिड्स और उनके क्रॉप्स के साथ मैचिंग करनी है और बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो, है ना। मेज का हाइब्रिड सबको पता होगा, गंगा। क्या होता है, गंगावन, मतलब ए का 4। ठीक है, ए का 4 है, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है यहाँ पे, या तो फर्स्ट या तो थर्ड। अब सॉर्गम का क्या हो जाएगा, CSH1, मतलब बी। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। पर्ल मिलेट का HB1 और कॉटन का H4। तो ये सारे फर्स्ट हाइब्रिड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, अगर दो जीन्स के बीच में 5% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है, तो फिर हम ऐसे जीन्स को क्या बोल सकते हैं, ऐसे जीन्स को हम लोग क्या कह सकते हैं। यस, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है ये, सारे आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, अगर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जो है वो 5% है, मतलब नए तरह के पौधे कितने हैं, 5% बस। ठीक है, तो मतलब 95% हमारे सिर्फ पेरेंटल टाइप्स हुए, है ना। तो आप कह सकते हो अगर मैक्सिमम केसेस में हमें पेरेंटल नहीं मिल रहे हैं, तो हम कह सकते हैं हमारे जीन्स बहुत ही टाइटली लिंक्ड है या फिर क्लोजली लिंक्ड है। लिंकेज के केस में ही पेरेंटल टाइप्स रिकॉम्बिनेंट से ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे पेरेंटल ज्यादा तो मतलब वो लिंकेज ही शो कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हार्डी वीनबर्ग लॉ से है। हार्डी वीनबर्ग लॉ क्या करता है, हार्डी वीनबर्ग लॉ जो है वो एक तरह से हमें ये समझाता है कि आपकी जीन की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट कब रहती है। तो यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक क्वेश्चन है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यस, हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है, कि हमारी जो अलील है या फिर जो जीन की फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग जनरेशंस में वो कांस्टेंट रहेगी। लेकिन कांस्टेंट कब रहेगी, ठीक है, जब आपका कौन कौन सी चीजें एब्सेंट हो, ये सारी एब्सेंट हो। तो ये आपको याद रखना है कि ये इन्हें हम एवोल्यूशनरी फोर्सेस कहते हैं। क्या कहते हैं, एवोल्यूशनरी फोर्सेस कहते हैं। जब आपका हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम दो साइंटिस्ट ने बताया था, ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स का चैप्टर है, इसमें यही बोलते हैं कि आपका जीन की या जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चेंज नहीं होती है, वो कांस्टेंट रहती है। और कब कब कांस्टेंट रहेगी, अगर म्यूटेशन नहीं हुआ तो, अगर माइग्रेशन मतलब जीन्स आपकी एक जगह से दूसरी जगह नहीं गई तो, ठीक है, या फिर अगर आपका कोई सिलेक्शन नहीं हुआ तो, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन नहीं हुआ तब नहीं हुआ, या फिर जीन फ्लो नहीं हुआ तब नहीं हुआ, ठीक है, अगर बहुत ही लार्ज पॉपुलेशन है तो आपका इक्विलिब्रियम रहेगा, ठीक है, या रैंडम मेटिंग हो रही है तभी आपका इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो ये सारे फैक्टर्स आपको पता होना चाहिए, ये सब नहीं होने चाहिए, तभी आपका इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेंगे। अगला, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के लिए जीन्स कहाँ पे होनी चाहिए। एक होता है न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, उसके केस में तो जीन्स को न्यूक्लियस के अंदर होना चाहिए, क्रोमोसोम के अंदर। और एक होता है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, उसके केस में हमारे जीन्स को साइटोप्लाज्म में होना चाहिए, और साइटोप्लाज्म में भी कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पीईटी पेट 1, ये कौन से क्रॉप की मेल स्टेराइल साइटोप्लाज्मिक लाइन है, कौन से क्रॉप की मेल स्टेराइल साइटोप्लाज्मिक लाइन है, क्या होगा राइट आंसर। यस, सनफ्लावर, ठीक है, सनफ्लावर। ओके, तो देख लेते हैं इसको भी। देखो आपका क्या है, प्लांट, कुछ कुछ प्लांट्स हमारे स्टेराइल होते हैं। मेल स्टेराइल मतलब उसमें पोलन एब्सेंट होता है या फिर नॉन फंक्शनल होता है। तो ये आपके क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ सम जीन्स। तो हर क्रॉप में कोई ना कोई जीन पाई जाती है जो उसकी स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक तरह से पूरी लिस्ट दी गई है कि कौन से क्रॉप में क्या होता है। अब आप मुझे बता सकते हो कि एक तरह से CMS-S, CMS-T, CMS-C जो है वो आपकी कौन से क्रॉप की एक तरह से यहाँ पे कह सकते हो मेल स्टेराइल लाइन है, तो वो होगी हमारी एक तरह से यहाँ पे मेज। मक्के के केस में ये होता है। फिर CK60 जिसको कंबाइंड काफिर 60 कहते हैं, मिलो होगा, उस केस में हमारी यहाँ मेल स्टेराइल लाइन कौन सी होगी, वो होगी सोरगम, ठीक है। फिर टिफ्ट 23A जो है वो आप कह सकते हो, उस केस में हमारी जो मेल स्टेराइल लाइन होगी वो होगी बाजरा, ठीक है। फिर वाइल्ड बॉटम होती है राइस के केस में, हीलियांथस पीटियोलरिस ये आपकी क्या है, सनफ्लावर, ठीक है, उस केस में ये आपकी क्या है, मेल स्टेराइल जीन है, ठीक है। फिर उसके बाद माइक्रोसेफाला, निकोटियाना, मेगालोस्फैन, ये सब टोबैको की होती है। ट्रिटिकम मोटिमोफी भी होती है, वीट की साइटोप्लाज्मिक लाइन। फिर गॉसिपियम हार्केंसिया ग्रेग 33 इंपॉर्टेंट है, वो कॉटन की होती है। ओगू और ओरुरा जो होती है वो आपकी किसकी होती है, वो आपकी ब्रासिका स्पीशीज की होती है। तो इस टेबल को भी अच्छे से पढ़ लेना, जहां पे आपको बताया गया है कि किस क्रॉप में कौन सी मेल स्टेराइल जीन होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्रॉस करे हाइब्रिड सीड बनाने के लिए। ये भी आपका मेल स्टेरिलिटी से ही चैप्टर है। आपको पता होना चाहिए कि ए लाइन क्या होती है, बी लाइन क्या होती है और आर लाइन क्या होती है। इससे एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, क्लियर। चलो अब यहाँ पे देख सकते हो आप, एक तरह से यहाँ पे आपको पता है कि जो ए लाइन होती है वो मेल स्टेराइल लाइन होती है, और जो बी लाइन होती है वो मेल फर्टाइल लाइन होती है। जब हम ए और बी का क्रॉस करवाते हैं तो स्टेरिलिटी मेंटेन रहती है, और जब आप ए और आर का क्रॉस करवाते हो तो हाइब्रिड सीड्स आपके बन जाते हैं, ठीक है। तो ए लाइन इज मेल स्टेराइल, तो ये आपकी फीमेल पेरेंट की तरह काम करेगी, इसमें पोलन नॉन फंक्शनल होगा। बी लाइन इज मेल फर्टाइल, तो हम इसको मेल पेरेंट की तरह इस्तेमाल करेंगे, इसमें पोलन फंक्शनल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप कह सकते हो कि यहाँ पे इसे हम मेंटेनर लाइन क्यों भी बोलते हैं, क्योंकि बी लाइन कभी भी ए को फर्टाइल नहीं होने देती, ये हमेशा स्टेरिलिटी को ही बरकरार रखती है। बात करें आर लाइन की, तो वो रिस्टोरर लाइन है और ये भी मेल फर्टाइल है ना, पर रिस्टोरर लाइन है तो हम कह सकते हैं कि ये स्टेरिलिटी को दूर करती है और फर्टिलिटी वापस ले आती है, ठीक है, क्लियर। तो एक तरह से जब हम ए और बी का क्रॉस करवाते हैं तो हमें ए लाइन ही मिलती है, आगे स्टेराइल पौधा ही मिलेगा। तो इन दोनों को क्रॉस करवाने से हमें स्टेरिलिटी मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन जब हम ए और आर का क्रॉस करवाते हैं तो हमें हाइब्रिड सीड्स मिलते हैं, ठीक है। तो आपको जब हाइब्रिड सीड्स चाहिए तो हमें ए और आर का क्रॉस करवाना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये आपका डीएनए रेप्लिकेशन के एंजाइम्स के ऊपर है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आपका ऐसा एंजाइम जो डीएनए में सुपर कॉइलिंग को प्रिवेंट करता है तो वो होगा आपका टोपोआइसोमेरेज, इसको गायरेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जब डीएनए रेप्लिकेशन होना होता है तो हमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल में कन्वर्ट करना होता है, डीएनए को खोलना पड़ता है। तो उसके लिए तो हेलिकेज एंजाइम होता है जो डीएनए की अनवाइंडिंग करेगा। फिर क्या होता है, फिर हमारा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ही है जो सबसे मेन एंजाइम है डीएनए रेप्लिकेशन का, वही नई स्ट्रैंड बनाना शुरू करता है। ठीक है, प्राइमेज एंजाइम क्या करेगा, आरएनए प्राइमर्स यानी कि आरएनए के छोटे छोटे सीक्वेंसेस को लेकर आएगा ताकि डीएनए का रेप्लिकेशन शुरू हो सके। अब क्या होता है, कभी कभी डीएनए आपस में बहुत ही ज्यादा उलझा होता है, सुपर कॉइलिंग होती है, तो सुपर कॉइलिंग ना हो उसके लिए हम ये टोपोआइसोमेरेज का इस्तेमाल करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से एक तरह से आपका वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस का क्या होगा, वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस का क्या एग्जाम्पल होगा। तो वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस का क्या एग्जाम्पल होगा, हाइपरट्राइकोसिस। देखो, अगर कोई जीन्स वाई क्रोमोसोम पर है और तब वो कोई ना कोई एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रही है तो आप उसको वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस कहते हो। बेसिकली वाई क्रोमोसोम मेल्स के पास होता है, तो अगर कोई जीन है जो मेल टू मेल ही जा रही है तो आप उसको वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस कह सकते हो। अब ये हाइपरट्राइकोसिस वो फिनोमेना है जिसमें कभी कभी क्या होता है कि आदमियों के कान से थोड़े बाल ज्यादा निकल रहे होते हैं, इसे कहते हैं हाइपरट्राइकोसिस। और ये क्यों होता है, क्योंकि आपके अंदर कुछ जीन्स पाई जाती है जो वाई क्रोमोसोम पे होती है। ठीक है, अब ऐसी जीन्स जो वाई क्रोमोसोम पर होती है उन्हें हम कहते हैं होलैंड्रिक जीन्स। तो ये जो हाइपरट्राइकोसिस फिनोमेना है ये हम होलैंड्रिक जीन्स के कारण ही कहते हैं और इसे हम वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, फिर हीमोफीलिया क्या होता है, इसमें खून का थक्का नहीं बन पाता और कंटिन्यूअस ब्लीडिंग देखते हो आप। हीमोफीलिया तो वैसे विटामिन के की वजह से भी होती है, डेफिशिएंसी की वजह से, लेकिन हम इसको सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का भी एग्जांपल कह सकते हैं। मतलब अगर हीमोफीलिया है आपको, इसको हम रॉयल डिजीज भी बोल सकते हैं, तो मतलब इसके पीछे जो जीन्स है वो एक्स क्रोमोसोम पे पाई जाती है। ठीक है, बाल्डनेस आपका सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर्स है। सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर ऐसा कैरेक्टर होता है जो मेल फीमेल दोनों में दिख सकता है लेकिन किसी एक जेंडर में ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे गंजापन ना आदमियों में ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है, औरतों में इतना नहीं दिखता। हमें भी दिख सकता है लेकिन हमारे में वो जीन डोमिनेंट है ही नहीं, रिसेसिव मोड पे है, इसलिए हम लोग में ज्यादा एक्सप्रेस नहीं होता। तो ये सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर है। ओके, मिल्क प्रोडक्शन हम कह सकते हैं ये आपका सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स है। ठीक है, जैसे फीमेल्स में ही मिल्क प्रोडक्शन होता है, मेल्स में नहीं होता। तो ऐसा कैरेक्टर जो सिर्फ एक ही जेंडर में एक्सप्रेस हो, दूसरे में ना हो, तो आप उसे सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर कहते हो। तो सेक्स लिंक्ड का एक और एग्जांपल होता है कलर ब्लाइंडनेस, जिसमें आपको रेड या ग्रीन कलर में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। तो ये भी अगर आपके अंदर है तो ये भी इसकी वजह से होता है क्योंकि ऐसी जीन्स जो एक्स क्रोमोसोम पर है वही लेकर आएंगी। ऐसे ही ड्रोसोफिला में जो वाइट आई जीन है वो भी सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर है। अगला क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल है ना, ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, तो इसका आंसर तो आप लोगों को आता होगा, क्रॉप्स तो आप पढ़ते ही हो, है ना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इनमें से किसका क्रोमोसोम नंबर 16 है। मेज का कितना होता है 22, राइस का 24, रेड ग्राम पिजन पी का 22, चिकपी का 16। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, चिकपी। अब यहाँ पे सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर मतलब डिप्लॉइड पूछ रहा है। अगर यहाँ पे ही अगर मैं आपसे गेमेटिक क्रोमोसोम नंबर पूछ लेती तो मतलब मैं आपसे हेप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर पूछ रही हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगर मुझे ट्रिप्लॉइड पौधे बनाने हैं तो मुझे किस एक्सप्लांट का यूज करना चाहिए। ठीक है, अगर मुझे ट्रिप्लॉइड पौधे बनाने हैं तो मुझे किस एक्सप्लांट का यूज करना चाहिए। यस, एंडोस्पर्म का करना चाहिए। ठीक है, एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है ना नेचर, तो आगे यही इससे भी अगर हम पौधे बनाएंगे तो हमें ट्रिप्लॉइड पौधे ही मिलेंगे। ओके, और आंथर कल्चर का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, हैप्लॉइड पौधे बनाते हैं। अगला क्वेश्चन, लिंकेज की वजह से वेरिएबिलिटी कम होती है और लिंक्ड जीन सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। दोनों में से एक स्टेटमेंट सही है कि गलत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, लिंकेज क्या होता है, वो टेंडेंसी जब जीन्स बहुत साथ साथ रहती है और सब अगली जनरेशन में भी साथ में ही जाएंगी। तो क्या लिंकेज की वजह से वेरिएबिलिटी कम होती है, बिल्कुल। अगर जीन्स साथ साथ जाएंगी मतलब वो अलग नहीं होंगी, अलग नहीं होंगी तो वेरिएशन नहीं दिखेगा, तो हम कहेंगे पेरेंटल टाइप ज्यादा दिखेंगे। लिंकेज की वजह से पेरेंटल टाइप ज्यादा दिखते हैं
और क्रॉसिंग ओवर की वजह से हमें वेरिएशन ज्यादा मिलता है। अब लिंकेज हो रहा है तो क्रॉसिंग ओवर कम होगा, क्रॉसिंग ओवर कम होगा तो वेरिएशन कम होगा, तो लिंकेज की वजह से वेरिएशन तो कम होता ही होता है, ये स्टेटमेंट तो ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट है कि लिंकेज जो है वो एक तरह से लिंक्ड जीन्स जो है दे सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, मतलब अगर आपका लिंकेज हो रहा है तो हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी देखते हैं। गलत स्टेटमेंट, लिंक जीन्स डू नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। याद रखिएगा, लिंकेज मेंडल के दूसरे नियम को फॉलो नहीं करता, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो नहीं करता, क्योंकि वो लॉ कहता है कि जीन्स अपनी मन मर्जी से कहीं पर भी जा सकती है, डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे जा सकती है, लेकिन लिंकेज के हिसाब से जीन्स जो पास पास होती है वो सेम क्रोमोसोम पे जाएंगी, इसलिए मेंडल का अपवाद है, एक्सेप्शन है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, जब भी लिंकेज हो रहा है तब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हो सकता। तो जो जीन्स लिंक्ड होती है वो कभी भी इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं कर सकती। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट बट सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन, कियास्मा का टर्मिनलाइजेशन कब होता है? ये सेल डिवीजन चैप्टर का क्वेश्चन है ना, जिसमें प्रोफेज के 5 स्टेजेस जो होते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन से स्टेज में क्या होता है। तो यहाँ पे आंसर होगा डिप्लोटीन टू डाइकाइनेसिस। टर्मिनलाइजेशन शुरू होता है डिप्लोटीन में और खत्म होता है डाइकाइनेसिस में, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ये पूरा टेबल आपको दिया हुआ है, आप बाद में समझ सकते हो कि कौन से स्टेज में मेन एक्टिविटी क्या हो रही है। अगला क्वेश्चन, इसमें गलती से आंसर मार्क्ड है ना। यहाँ पे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है वैसे ये, कौन से स्टेज में क्रोमोसोम आपकी इक्वेटोरियल प्लेट्स की तरफ आपकी एक तरह से मूव अवे फ्रॉम इक्वेटोरियल प्लेट्स, मतलब वो इक्वेटोरियल प्लेट से हट रही है। अब कुछ बच्चे यहाँ पे मेटाफेज आंसर दे सकते हैं, क्यों? क्योंकि इक्वेटोरियल प्लेट पढ़ लिया आपने, लेकिन आपने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा। तो अगर क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेट से दूर जा रहे, मतलब वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक तरह से वो एनाफेज दिखा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी सा था, इसलिए फंसिएगा नहीं क्वेश्चंस में और ध्यान से इसको देखिएगा। ओके, क्लियर? चलो अब आपके लिए 2-3 क्वेश्चंस और हैं, बताइए मुझे यहाँ पे राइट आंसर। शॉर्टेस्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस किसको बोलते हैं? और ये देखो इस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं, हर पेपर में मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपके पेपर में भी आ सकता है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। शॉर्टेस्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस होता है एनाफेज। फिर कौन से स्टेज में क्रोमैटिड अलग होती है और ऑपोजिट पोल्स में जाती है? तो वो भी है एनाफेज। लॉन्गेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस प्रोफेज। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कब गायब होता है? प्रोफेज। फिर क्रोमोसोम्स अगर इक्वेटोरियल प्लेट में अलाइन हो रही है तो मेटाफेज। डीकंडेंसेशन कब होता है? टीलोफेज में, अनकॉइलिंग। ठीक है, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस कब आएगी? टीलोफेज में। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कौन से स्टेज में क्या होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, आज का राइट आंसर क्या होगा? यस, बहुत सिंपल है। सेंट्रल डॉग्मा का मेन क्या होता है सीक्वेंस? पहले डीएनए से आरएनए बनता है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन होता है, फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है, मतलब ट्रांसलेशन होता है। सेंट्रल डॉग्मा का कंसेप्ट किसने बताया? फ्रांसिस क्रिक ने। ठीक है, मतलब जीन जो है वो डीएनए से कैसे आरएनए के थ्रू जाके प्रोटीन्स बनवाने में हेल्प करती है। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत सिंपल है, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट सबसे पहले किसमें खोजे गए थे? ट्रांसपोजेबल एलिमेंट सबसे पहले किसमें खोजे गए थे? मक्के में। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? जंपिंग जीन्स की। तो बारबरा मैक्लिंटॉक ने जंपिंग जीन्स खोजा था इन मेज। ठीक है, इसी को ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉल्चीसीन पर है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? यस, कॉल्चीसीन्स प्लांट के कौन से पार्ट से ऑब्टेन करा गया था? तो कॉल्चीसीन को हम एक तरह से कौन से प्लांट से लिया था? कॉल्चिसम ऑटमनेल से लिया था, और उसके भी कॉर्म और सीड से लिया गया था। तो ये आपका लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ब्लेक्सली और नेबेल ने सबसे पहले इसको करा था। और कॉल्चिसीन एक ऐसा अल्कलॉइड है या ऐसा केमिकल है जो क्रोमोसोम डबल करने के लिए यूज किया जाता है या फिर पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। कैसे लेकर आता है ये पॉलीप्लॉइडी? ये स्पिंडल फाइबर्स को बनने से रोक देता है, और स्पिंडल फाइबर्स नहीं बनेगी तो ऑब्वियसली बात है फिर पॉलीप्लॉइडी आ जाएगी। अब यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स कौन से स्टेज में बनते हैं? मेटाफेज स्टेज में बनते हैं। तो आप कह सकते हो कि कॉल्चिसीन मेटाफेज स्टेज को प्रभावित करता है। ओके, अगला क्वेश्चन बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा?
कौन से आरएनए का क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर होता है? कौन से आरएनए का क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर होता है? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। बताओ। यस, यहाँ पे क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर किसका होता है? टीआरएनए का होता है। तो आपको याद रखना है टीआरएनए के दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक 2D स्ट्रक्चर जिसको हम क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर बोलते हैं, और एक होता है 3D स्ट्रक्चर जिसको हम एल शेप का बोल सकते हैं। ठीक है, टीआरएनए का 3D स्ट्रक्चर कैसा होता है? एल शेप का। और 2D स्ट्रक्चर कैसा होता है? क्लोवर लीफ शेप का होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, चलिए, तो बेसिकली आरएनए तीन तरह का होता है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए क्या करता है? एमआरएनए और टीआरएनए को जोड़ने का काम करता है। एमआरएनए वो आरएनए है जो जीन्स को डीएनए से लेकर आता है, टीआरएनए वो आरएनए है जो अमीनो एसिड्स को कैरी करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका फिर है यहाँ पे कि पॉलिनेशन चैप्टर से ही है, तो बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? कौन से क्रॉप में कैसा आपका सेक्सुअलिटी होती है? ऐसे एग्जाम में, ऐसे सीयूटी के एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं। अल्फा अल्फा में आप क्या देखते हो? अल्फा अल्फा लूसर्न है, उसमें हम हरकोगैमी देखते हैं। ए का 2 होगा, तो या तो आपका सेकंड ऑप्शन है या तो फोर्थ ऑप्शन। पपाया में क्या देखते हो? पपाया डायोशियस पौधा है, तो डायोशियस कैटेगरी किस में आती है? डिक्लाइनी में। डिक्लाइनी मतलब यूनिसेक्सुअल पौधा, और यूनिसेक्सुअल पौधा है मतलब क्या हुआ इसका? आपका यहाँ पे अभी समझेंगे क्या क्या होता है। लिनसीड में आप क्या देखते हो? हेट्रोस्टाइली, और पर्ल मिलेट में प्रोटोगाइनी। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। अब एक एक करके सारे टर्म्स के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हरकोगैमी में समझा चुकी हूँ, जब एंथर के आसपास एक झिल्ली सी होती है, मेम्ब्रेन सी, ताकि पोलन बाहर ना निकल पाए, तो उससे क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर डिक्लाइनी में हम पढ़ते हैं यूनिसेक्सुअल। अगर एक ही फ्लावर में क्या होता है? मेल पार्ट भी होता है, फीमेल पार्ट भी होता है, तो हम इस फ्लावर को बायसेक्सुअल कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर एक मेल पार्ट और फीमेल पार्ट जो होता है वो डिफरेंट फ्लावर्स में देखा जाता है, तो आप इसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हो या फिर डिक्लाइनिंग कहते हैं। अब अगर प्लांट यूनिसेक्सुअल है तो दो तरीके का हो सकता है, मोनोइशियस और डायोशियस। अगर मेल और फीमेल पार्ट्स डिफरेंट फ्लावर में है पर वो दोनों फूल एक ही पौधे को बिलोंग करते हैं, तो हम इसे कहते हैं मोनोइशियस। और मैंगो हो गया, मक्का हो गया, बनाना हो गया, ये सब मोनोइशियस होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप देखो कि अगर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट आपके डिफरेंट फ्लावर्स में है और साथ ही साथ डिफरेंट पौधों में देखने को मिल रहे हैं, तो आप इसे कहते हो डायोशियस प्लांट। ठीक है, और हमें पता है पपाया इज अ डायोशियस प्लांट, तो पपाया किस कैटेगरी में आएगा? डिक्लाइनी की कैटेगरी में आएगा। प्रोटोगाइनी मतलब जब आपका फीमेल पार्ट पहले मैच्योर हो जाए, प्रोटो मतलब फर्स्ट, गाइनी मतलब फीमेल, तो जब आपका गाइनोशियम जो होता है, स्टिग्मा, वो पहले मैच्योर कर जाए एंथर से, तो उसे प्रोटोगाइनी कहते हैं। और जब एंथर पहले मैच्योर होता है तो प्रोटैंड्री कहते हैं। तो प्रोटोगाइनी बाजरा में देखते हैं, प्रोटैंड्री मेज में देखते हैं। हेट्रोस्टाइली मतलब जब आप देखते हो एक तरह से फिलामेंट और स्टाइल की लंबाई अलग अलग होती है, तो उसकी वजह से भी क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसे कहते हैं एक तरह से हेट्रोस्टाइली। ठीक है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये सारे के सारे जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस को बढ़ाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, ड्रोसोफिला में जो सेक्स इंडेक्स रेशियो होता है जिससे हम जेंडर पता लगा सकते हैं, उसका आपका यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, तो आप इसका मुझे राइट आंसर बताइए। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो डू लाइक द सेशन। क्वेश्चंस हमारे खत्म होने ही वाले हैं, तो हर चैप्टर को टारगेट करके यहाँ पे आपको क्वेश्चंस बताए हैं। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, कुछ सीख रहे हो आप और हेल्प करेगा आपके एग्जाम में, तो डू शेयर द सेशन एंड लाइक इन कमेंट्स पे बताओ। ठीक है, ओके। तो देखो जब सेक्स इंडेक्स रेशियो जो होता है वो 1 आता है तो फीमेल पैदा होती है, जब 0.5 आता है तो मेल पैदा होता है। 0.67 है मतलब क्या हुआ? ये रेशियो 0.5 और 1 के बीच में आ रहा है ना, तो इंटरसेक्स पैदा होगा। फिर रेशियो अगर 0.5 से कम आता है तो सुपर मेल पैदा होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एक तरह से ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे ये हो जाएगा। अगर रेशियो 1 से ज्यादा आएगा तो हम कह देंगे सुपर फीमेल विल बी बोर्न। तो ये रेशियो के हिसाब से क्या जेंडर आएगा वो आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन बताइए, यहाँ पे इंस्टीट्यूट पे क्वेश्चन है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
यस, क्या होगा राइट आंसर? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च कहाँ पे है आपका? एक तरह से ये हमारा है लुधियाना में, ठीक है। उसके बाद आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एबायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट है बारामती में, फिर राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है हमारा हैदराबाद में, और बीट और बार्ले का है करनाल में। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपके डीएनए मॉलिक्यूल में ग्यूनाइन की जगह साइटोसिन ले ले तो फिर क्या देखोगे आप? तो ग्यूनाइन की जगह अगर साइटोसिन ले ले तो आप क्या देखोगे? यस, तो ग्यूनाइन क्या है आपका? एक होता है ट्रांजिशन और एक होता है ट्रांसवर्जन। ग्यूनाइन आपका प्यूरीन है और जो साइटोसिन है वो क्या होता है? पिरिमिडीन होता है, ठीक है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं प्यूरीन की जगह पिरिमिडीन जब लेता है तो ट्रांसवर्जन कहा जाता है, और प्यूरीन की जगह प्यूरीन ले ले या पिरिमिडीन की जगह पिरिमिडीन ले ले तो आप इसको ट्रांजिशन कहते हो, ठीक है। एक बारी आप इसको रीडिंग मार के अच्छे से समझ सकते हो। ओके, अगला क्वेश्चन बहुत इजी। इनमें से इनिशिएशन कोडॉन किसको बोलते हैं? इनमें से इनिशिएशन कोडॉन किसको बोलते हैं? तो इनिशिएशन कोडॉन किसको बोलेंगे? यहाँ पे हम बोलेंगे AUG को स्टार्ट कोडॉन, और ये मीथियोनाइन बनाता है। स्टॉप कोडॉन क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं। स्टॉप कोडॉन 3 होते हैं, ये है आपके UAA, UAG और UGA। ये भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। AUG कौन सा अमीनो एसिड बनाएगा? मीथियोनाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंड्रोम पर है, बहुत सिंपल। इनमें से कौन सा ह्यूमन सिंड्रोम आपका मोनोसोमी को दर्शाएगा? मोनोसोमी, तो वो होगा टर्नर सिंड्रोम, जिसको हम XO से दिखाते हैं, ठीक है। बाकी ये सारे ट्राइसोमी को दर्शाते हैं। अगर एक क्रोमोसोम का लॉस हो जाएगा तो मोनोसोमी, अगर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है तो ट्राइसोमी। यहाँ पे सारे सिंड्रोम्स को बताया हुआ है, आप देख सकते हो। जब आपका ये XXY कंडीशन होता है तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है, जब ये है तो टर्नर सिंड्रोम है। जब क्रोमोसोम नंबर 21 में ट्राइसोमी होती है तो डाउन सिंड्रोम कहते हैं। जब क्रोमोसोम नंबर 18 में होती है तो एडवर्ड सिंड्रोम, जब क्रोमोसोम नंबर 13 में होती है तो पटाउ सिंड्रोम कहते हैं। इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे एक तरह से F1 गेमीट में, अगर F1 में आपका ये जीनोटाइप देखने को मिल रहा है तो उससे कितने गेमीट्स मिलते हैं? अगर F1 में आपको ये जीनोटाइप देखने को मिल रहा है तो कितने गेमीट्स मिलेंगे? कैसे निकालोगे आप? जितने सबसे पहले निकालो कि हेट्रोजाइगस पेयर्स कैसे होते हैं। हेट्रोजाइगस पेयर्स कितने हैं, उस हिसाब से फिर 2 की पावर n वाला फॉर्मूला लगा सकते हो अगर हमें गेमीट्स निकालने होते हैं। तो आप देख रहे हो ये तो हेट्रोजाइगस है, एक हो गया। ये होमोजाइगस है तो इसको नहीं लेंगे, ये भी होमोजाइगस है इसको भी नहीं लेंगे। ये हेट्रोजाइगस हो गया तो दूसरा, ये भी हेट्रोजाइगस हो गया तो तीसरा। तो n बराबर 3, तो 2 की पावर n निकालेंगे, 2 की पावर 3 निकालेंगे, विच विल बी 8, ठीक है। राइट आंसर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अभी आपको बताया कि डीएनए का स्ट्रक्चर किसने बताया था, तो किसको नोबेल प्राइज मिला था डीएनए के स्ट्रक्चर को बताने के लिए? कि काफी बच्चों ने यहाँ पे ए ऑप्शन दे रहे हैं, तो राइट आंसर क्या होगा? बी। वॉटसन क्रिक तो थे ही जिन्होंने डीएनए का डबल स्ट्रक्चर बताया, और उनके साथ साथ विल्किंस को भी मिला था नोबेल प्राइज, ठीक है, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन, इनमें से किसको मेगागेमिटोफाइट बोलते हैं? इनमें से किसको मेगागेमिटोफाइट बोलते हैं? तो वो हम बोलेंगे एम्ब्रियो सैक को। किसको बोलेंगे? एम्ब्रियो सैक को। जब भी मेगा शब्द होगा तो फीमेल के लिए होगा, जब भी माइक्रो शब्द होगा तो मेल के लिए होगा। तो माइक्रोगेमिटोफाइट किसको बोलते हैं? माइक्रोगेमिटोफाइट बोलेंगे पोलन ग्रेन और पोलन ट्यूब को। मेगागेमिटोफाइट एम्ब्रियो सैक को। फिर उसके बाद यहाँ पे इसको बोलते हैं मेगास्पोरेंजिया, ठीक है, ओव्यूल को। फिर माइक्रोस्पोरेंजिया किसको बोलेंगे हम लोग? यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम बोलेंगे हम लोग एक तरह से, यहाँ पे पोलन सैक को बोलते हैं, ठीक है। और हम अगर बात करें स्टैमिन की, तो स्टैमिन को क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोफिल। क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक है। और मेगास्पोरोफिल किसको बोलोगे? मेगास्पोरोफिल हम लोग बोलेंगे कार्पेल या फिर पिस्टल को, ठीक है। ये सारे टर्म्स याद होने चाहिए। अगला, कॉम्पोजिट और सिंथेटिक वैरायटीज किस क्रॉप में बनेंगी? कॉम्पोजिट और सिंथेटिक वैरायटीज किस क्रॉप में बनेगी? क्या होगा आंसर? यस, तो बेसिकली कॉम्पोजिट और सिंथेटिक वैरायटीज जो होती है वो हमारी क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में बनती है। तो यहाँ पे आपका क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप क्या है? मेज। और सबसे पहले कॉम्पोजिट और सिंथेटिक वैरायटी मेज में ही बनाई गई थी, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे?
जस्ट अ मिनट, हाँ ये रहा। एनाफेज 1 में सिस्टर क्रोमैटिड जाती है ऑपोजिट पोल्स में, और एनाफेज 2 में आपकी क्या होमोलोगस क्रोमोसोम्स जाती है। यहाँ पे दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है? एक्सक्यूज मी। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, तो इसको फटाफट बताइए राइट आंसर क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एनाफेज में तो आपके क्रोमोसोम्स ऑपोजिट पोल्स में जाते ही है, पर याद रखिएगा जब आपका एनाफेज 1 हो रहा है तो क्या होता है, एक तरह से हमारे क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं एनाफेज 1 में, ठीक है, सिस्टर क्रोमैटिड्स नहीं होती। और एनाफेज 2 में हमारी सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होती है, ठीक है। एनाफेज 1 में क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं और एनाफेज 2 में सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होती है। ओके, तो यहाँ पे हमारा सेशन खत्म होता है। आई होप दिस सेशन वॉज फ्रूटफुल। 2 घंटे में एक लगभग 2 घंटे हो ही गए हैं, तो 2 घंटे में बेसिकली टारगेट यही था कि क्वेश्चंस के माध्यम से आपके जेनेटिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अगर आपने पढ़ाई करी होगी और थोड़ा बहुत आपको आता होगा जेनेटिक्स, तो फिर आप ये क्वेश्चंस आराम से कर सकते हो। अभी भी टाइम है, आप एग्जाम के लिए अच्छे से रिवाइज करो। जो जो क्वेश्चंस यहाँ पे आपको करवाए गए हैं उसी को टारगेट करके, उन्हीं चैप्टर्स को टारगेट करके अपनी रिविजन करिए और एग्जाम को अच्छे से दीजिए, ठीक है। आई होप दिस सेशन वॉज फ्रूटफुल। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स हु आर गोइंग टू गिव CUET, ठीक है। ऐसी सेशंस को फॉलो करते रहिए और पढ़ते रहिए। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक इट एंड कमेंट्स पे बताओ कि कैसा था सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई विल मीट यू अगेन।